Very good afternoon to all of you. Please be seated. चलिए क्लास, सबसे पहले वेलकम टू सीए इंटर। अब आप सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स हो गए हैं। अभी रिजल्ट आने में तो टाइम है। ऑनलाइन वाले बच्चों सबको वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, अभी रिजल्ट आने में तो टाइम है, बट अंदर की बात तो तुम्हें पता ही है अपनी, है ना। ठीक ठीक लगा लो। एक काम करो, एआई से पूछो कि मेरा अकाउंट्स का पेपर ऐसा गया, मेरा लॉ का ऐसा गया, मेरा इको का वैसा गया, मेरा उसे औकात सच बता दो कि मैंने इतना इतना नंबर का किया है और मेरी ये औकात है। मतलब अब जेमिनी तू बता मेरे नंबर कितने आएंगे, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। कौन एआई मोटिवेट करता, डिमोटिवेट नहीं करता कभी। वो असत्य, वो कहेगा ग्रेट, यू कैन डू इट, ग्रेट। मैंने उसको लिख दिया। मेरे को एक बच्चे का कॉल आता है, सर मई अटेम्प्ट है। मैंने कहा अच्छा सीए फाइनल। मैंने कहा हाँ मई अटेम्प्ट है। तो कहता सर 1 महीने में बताओ 3 पेपर तैयार करने हैं। मैं कहा 1 महीने में 3 पेपर? कहता रिवाइज करने हैं। मैं कहा बेटा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल 3 पेपर हो ही नहीं सकते, रिवाइज थ्योरी नहीं हो सकते। कहता सर फिर भी सोचो, कोई दिमाग लगाओ। मैं कहा चल थोड़ा फोन रख। मैं कहा बच्चे आजकल कहते हैं एआई। मैंने चैट जीपीटी को लिखा, मैं कहा 3 सीए फाइनल पेपर ऑल प्रैक्टिकल्स, हाँ प्लीज सजेस्ट कैन दे बी डन इन 1 मंथ। कहती ग्रेट, यू कैन डेफिनेटली डू। मैं कहा भाई मतलब आप उसको सिर्फ इतना पूछो, मैं सीबीएसई में हूँ, 12वीं में हूँ, मैंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, मेरे डेट शीट आ गई है बोर्ड की, क्या मैं पास हो जाऊंगा? या यू कैन, यस यू कैन। मतलब डीमोटिवेशन है ही नहीं उसके अंदर जरा सा भी। हाँ जी, वो स्ट्रैटेजी बेटा, ये जो जिस बच्चे ने बोला ना स्ट्रैटेजी बनाती है, वो इतनी प्यारी स्ट्रैटेजी बनाती है। आप उसे 10 दिन पहले पूछो कि मेरे पास 10 दिन है पढ़ने के लिए, वो 10 दिन की स्ट्रैटेजी बना देगी। फिर आप उससे बोलो मेरे पास 8 ही दिन रह गए, ठीक है नो प्रॉब्लम, 8 दिन की बन जाएगी। फिर जब आपके पास 4 दिन रह जाए, फिर आप पूछो, फिर 4 दिन की भी बना देगी। मतलब उसके पास इतने सारे बैकअप्स हैं। चलिए ओके, आइए जी अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। सीए इंटर पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। हमारे पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? सब बच्चे सुनो बेटा, कॉर्पोरेट मींस जिनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, जिन ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है उन्हें बोलते हैं कॉर्पोरेट। बेटा बताओ क्या कंपनीज की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है? क्या एलएलपीज की अपनी सेपरेट आइडेंटिटीज होती है? तो इन दोनों लॉस को क्या बोलेंगे? कंपनी लॉ और एलएलपी लॉ को कॉर्पोरेट लॉस। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं एक और एग्जांपल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? नहीं लिख सकता। बताओ कि क्यों बेटा? पार्टनरशिप की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती, उसे कॉर्पोरेट बोलना सही बात होगा या गलत बात होगा? गलत बात होगा। तो हमें कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने हैं 70 मार्क्स के। कॉर्पोरेट लॉ में क्या क्या पढ़ना है बेटा? 2 ही लॉ पढ़ने हैं। कौन कौन सा? कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट। वेटेज रहेगी 70 मार्क्स की। अब सेकंड नंबर पे कौन आया बच्चे जरा देखना, अदर लॉ। अदर लॉ बड़ा अजीब वर्ड है। अदर तो कुछ भी अदर हो सकते हैं, अदर तो कुछ भी हो सकते हैं। फाउंडेशन में पढ़ा था आपने बिजनेस लॉ, वो बिजनेस से रिलेटेड लॉ थे बिजनेस लॉ। फैक्ट्री से रिलेटेड लॉ फैक्ट्री लॉ, क्रिमिनल से रिलेटेड क्रिमिनल लॉस। बट इन्होंने नाम तो कुछ दिया, इन्होंने तो बोल दिया अदर लॉ। अदर में इन्होंने ना कुछ भी डाल दिया। एक तो इन्होंने कौन सा लॉ डाला बेटा? जनरल क्लॉजेस एक्ट। एक नंबर पे डाला नंबर 2 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, और नंबर 3 पे कौन सा डाला? फेमा। फेमा की फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन तीनों में ये दोनों तो फिर भी सिमिलर है, इन दोनों में तो फिर भी एक रिलेशन बन सकता है फर्स्ट और, लेकिन फेमा का तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। फेमा तो बिल्कुल ही अलग लॉ है कोई। अब इन्होंने इन तीनों का नाम एक कॉमन रख दिया अदर लॉ। अदर लॉ की वेटेज कितने नंबर की है बच्चों? 30 नंबर। ये लो जी, आपके सामने मैंने सिलेबस खोल दिया, ये क्या क्या करना है। हाँ जी, 70 नंबर का कंपनी, 70 का कंपनी और अदर 30 के। वेटेज अगर इंडिविजुअली देखें तो ये वेटेज रहती है। 60 नंबर का कंपनी आता है, 10 नंबर का एलएलपी आता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 का जर्नल क्लॉजेज है,
इंटरप्रिटेशन भी 10 का ही है, फेमा भी 10 का ही है। मतलब इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा लॉ इंपॉर्टेंट कौन सा नॉट इंपॉर्टेंट, सारे लॉज ही इंपॉर्टेंट है। पेपर के पैटर्न पे चलती हैं। कुछ पहले पूछना है सिलेबस पे, कोई डाउट पैटर्न पे जाने से पहले? सर कंपनी लॉ तो बहुत बड़ा लॉ है। हाँ बेटा बहुत बड़ा लॉ है, 470 सेक्शन से, 470 सेक्शंस। सर हमें सारे पढ़ने हैं? नहीं, हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें अप्रॉक्सीमेटली 200 पढ़ने, 200 से कम ही पढ़ने। मैंने अप्रॉक्स 200 लिख दिए, और बाकी सेक्शंस बैलेंस सीए फाइनल में पढ़ेंगे। तो आधा कंपनी अभी पढ़ना है, बाकी का बचा हुआ कंपनी सीए फाइनल में पढ़ना है। एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक बड़ा लॉ है, अप्रॉक्सीमेटली 80 सेक्शंस हैं इस लॉ में, ये सारे पढ़ने हैं, अप्रॉक्सीमेटली सारे पढ़ने हैं। कोई 5-10 सेक्शंस है जो इंस्टीट्यूट ने मना कर रखे हैं। एलएलपी भी पूरा ही पढ़ना है। जर्नल क्लॉजेज एक छोटा लॉ है, तकरीबन 30 सेक्शंस का लॉ है। इंटरप्रिटेशन इसमें तो सेक्शन है ही नहीं, ये तो टॉपिक्स है, छोटा सा टॉपिक है। फेमा में भी मुश्किल से 8 या 7-8 सेक्शंस ही पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने। मेन जो टाइम लगेगा बैच का वो किस पे लगेगा बताओ? कंपनीज एक्ट पे। कंपनीज एक्ट एक हाई वेटेज और एक हाई हैवी वोल्टेज चैप्टर है, ठीक है। किसी लॉ पे कुछ पूछना है तो अभी मैं शुरू कुछ नहीं करूंगा, अभी तो मैं आपसे थोड़ा सिलेबस की बातें ही करूंगा। किसी लॉ का नेचर, फेमा का नेचर बताओ सर थोड़ा सा। फेमा कब लगता है सुनिए। अब मान लो तुम में से किसी को बाहर पढ़ने जाना है, यूएसए जाने, यूएसए जाने, तुम रुपीस लेके जाओगे या डॉलर्स? डॉलर्स ऐसे मिल जाएंगे? नहीं। फेमा के कुछ रूल्स हैं। अगर किसी को फॉरेक्स चाहिए, डॉलर्स की जगह मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फॉरेक्स, अगर आपको फॉरेक्स चाहिए, डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, यूरो चाहिए, तो कितने ले सकते हो? इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फेमा। फेमा कहता है 2.5 लाख यूएसडी, यूएसडी समझते हैं? यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की बात हो रही, यूएस डॉलर्स की। 2.5 लाख यूएस डॉलर्स आप लेके जा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बट 2.5 लाख से ज्यादा डॉलर्स चाहिए तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर किसी को इंडिया से बाहर डॉलर्स लेके जाने हैं तो पहले कौन सा लॉ पढ़ना पड़ेगा? फेमा। सर ये तो आउटफ्लो हो गया, व्हाट अबाउट इनफ्लो? सर इंडिया में पैसा लाना है, जब भी इंडिया से बाहर डॉलर्स जाएंगे या इंडिया में डॉलर्स कोई लेके आएगा, अगेन कौन से लॉ को चेक करना पड़ेगा? फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये लॉ मना नहीं करता। आपको पढ़ने जाना है, मान लो मुझे पढ़ने जाना है यूएसए में, मुझे 5 लाख डॉलर चाहिए, फेमा मना नहीं करता। फेमा कहता है 2.5 लाख तो लेके जा सकते हो, उससे ऊपर चाहिए पहले परमिशन लो। तो मुझे जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है उस यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल परमिशन में लगानी पड़ेगी, अप्रूवल के लिए दिखानी पड़ेगी, गवर्नमेंट चेक करेगी, अगर जेन्युइन केस होगा तो मुझे अप्रूवल दे देगी। किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाना है इंडिया से बाहर, डॉलर्स चाहिए, कितने चाहिए? सर मान लो यूएसए में इलाज कराना 7 लाख डॉलर चाहिए, ले जाओ। फेमा ने तो अभी बोल दिया कि मेडिकल पे तो 2.5 लाख की लिमिट ही नहीं है, जितना पैसा चाहिए ले जाओ। लेकिन कोई ये कह रहा है सर मेरे को ना पैसे चाहिए, कितने चाहिए बेटा बोल? सर मुझे ना 10,000 डॉलर चाहिए। क्या करना है? सर यूएसए में ना गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग समझते हैं? सट्टाबाजी, मुझे सट्टाबाजी करने जाना है यूएसए, उसके लिए 10,000 डॉलर चाहिए। नॉट अलाउड। पैसे फॉरेक्स को वेस्ट करना तो अलाउड नहीं होना चाहिए, वही इस लॉ का पर्पस है। क्या फेमा के बारे में कुछ और पूछना चाहो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई मनाही नहीं है। फेमा एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, मैं बैच की शुरुआत फेमा से करना चाहता था, बट इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है, मतलब रियल लाइफ से बहुत मज़ा आएगा सुनने में फेमा को। बट शुरू में ना आपका माइंड अभी ना मैच्योर नहीं हुआ, हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल हो जाएं, इसलिए मैं फेमा को आज नहीं शुरू करूंगा, मतलब अभी स्टार्टिंग फेमा से नहीं करूंगा। फेमा सीए फाइनल से उठा के इंटर को दिया गया है, बट बहुत थोड़ा सा फेमा है। फेमा तो बहुत बड़ा लॉ है, आपके कोर्स में थोड़ा सा ही पढ़ना है आप लोगों ने। अब चलो जी और कौन से लॉ की बात करते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट। अच्छा जी, इसके बारे में भी बात करूं थोड़ी थोड़ी हर लॉ की बात? हाँ, या पढ़ाई शुरू कर दे? अभी करेंगे ना पढ़ाई, है ना? मेरा तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, मेरा पढ़ाने का नहीं करता, ये तो तुम्हें पता ही है। हाँ, मेरा अभी कौन सा लॉ आ गया बेटा बताना जरा? जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब ये क्या लॉ है? इसका नाम है जनरल क्लॉजेस, मतलब आप जितने भी लॉज पढ़ते हैं उन सबका पापा है ये।
जितने भी इंडिया में लॉ है, अगर किसी भी लॉ को पढ़ते समय कोई दिक्कत आए तो आप हेल्प मांग सकते हो जनरल क्लॉजेज एक्ट से। ये हर लॉ की हेल्प करते हैं। कोई लॉ पढ़ रहे हो, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप हेल्प के लिए कौन सा लॉ रेफर कर सकते हो? जनरल क्लॉजेज एक्ट। इंग्लिश में कोई मुझे बताएगा जनरल मतलब क्या है? स्पेसिफिक नहीं है, हर किसी लॉ की हेल्प करने के लिए बना है। क्लॉजेस मीन सेक्शन है, इसके अंदर हर लॉ की हेल्प करेंगे। कोई भी लॉ पढ़ते समय कोई भी दिक्कत आए तो आप हेल्प किसकी लेंगे? जनरल क्लॉजेज एक्ट की। नहीं समझ आया? आएगा भी नहीं, एग्जाम्पल दिया ही नहीं। हाँ लो जी, मैं पढ़ा रहा हूं एक दिन एक क्लास में, चलो तुम्हें रियल दिखा देता हूं। जो बच्चे ने डाउट पूछा, 1 मिनट देते। बोनस ले लेते चलिए। ये जो लॉ का नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये लॉ पहले कोर्स में हुआ करता था सीए इंटर के, अब तो हट गया है। अब तो ये लॉ हटा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। पहले इस लॉ में था, इस लॉ में क्या लिखा है कि कोई भी इंप्लॉई अगर 30 दिन से ज्यादा काम करे एक साल में 30 दिन से ज्यादा काम करे तो उसका एम्प्लॉयर उसे बोनस पे करेगा। बोनस सैलरी का पार्ट होगा या सैलरी के अलावा होगा? सैलरी के अलावा होगा। क्लियर? अब देख लो बच्चे ने डाउट क्या पूछा। अभी मैंने आइडिया दिया आपको, बोनस सैलरी के अलावा आपको मिलता था। यस सब बच्चे सेक्शन 8 पढ़ना बोनस का। एवरी एम्प्लॉई shall be entitled to be paid by his in an accounting year bonus as per the provisions of this act provided he has worked in the establishment for not less than in that year। क्या समझ आया? समझना नहीं है कुछ भी, समझ क्या आया? अगर आपने साल में कितने दिन काम किया? 30 दिन काम किया पूरे साल में, तो आपको बोनस मिलेगा। अभी ये मत पूछना क्यों 30 दिन, क्या 30 दिन, वो मत पूछो, वो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। बट बच्ची ने, मैं इतना आसान सेक्शन, भाई 30 दिन काम करोगे बोनस मिलेगा। ऐसे क्लास में आपकी तरह क्लास चल रही है, एक बच्ची ने हाथ खड़ा कर लिया। मैंने कहा बेटा समझ नहीं है। कह रही सर, मैंने कहा रिपीट करूं? कहती नहीं सर रिपीट नहीं करना, डाउट है। मैंने कहा बोलो बेटा। कहती है व्हाई ही रिटन ओवर हियर, ही विल बी एंटाइटल्ड टू बोनस। शी भी तो एम्प्लॉय हो सकती है। आप बताओ गर्ल्स, क्या गलत क्वेश्चन है? सही क्वेश्चन। यहां पे ही क्यों लिखा है? बोनस लड़कियों को नहीं मिलेगा या लड़कियां एम्प्लॉय नहीं होती? मैं सच बोलूं, मैं अटक गया। मैं कहा भाई बात तो अगली ने सही उठा ली, क्योंकि मैंने भी कभी इतने दूर की बात, भाई हम तो एम्प्लॉय के लिए बोनस की बात करते थे। एम्प्लॉय में तो लड़का भी आ सकते हैं, लड़की भी। एम्प्लॉय में लड़का लड़की दोनों आ सकती है। मैंने ये बात अगर बोल दूं मैं आपको, अभी मैंने उस लड़की को बोला अपने डिफेंस में, मैंने कहा बेटा एम्प्लॉय में लड़का लड़की दोनों आते। कहती है हाँ तो दोनों आते हैं, तो फिर लैंग्वेज में ही और हिज क्यों लिखा है? शी और हर क्यों नहीं लिखा? आप बताओ, मैं फंसा कौन से लॉ में फंसा? बोनस एक्ट में। हेल्प मांगने के लिए कौन से लॉ की हेल्प मांगी? मैंने कहा जर्नल क्लॉज, फंस गया, हेल्प कर दे। कह रहा है बिल्कुल करूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल कर देता हूं। अब दिखाता हूं जर्नल ने क्या बोला। मैंने दिखाऊंगा, मतलब मेरे को बोलने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं तुम्हें रियल में दिखाना भी चाह रहा हूं कि क्या है। नहीं ये तो आज के खुल गए ना, ये देखो। क्या टाइपिंग गलत हो गया? अच्छा ये देखो बेटा, जनरल क्लॉजेज एक्ट मेरे सामने आ गया। इसमें एक सेक्शन दिखा रहा हूं, सेक्शन नंबर 10 आपके कोर्स का पार्ट है। हाँ जी, ये 13, सॉरी, ये देखिए क्या पे इन ऑल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉस। कोई भी लॉ पढ़ते समय अगर कोई प्रॉब्लम आए, वहां पे अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जो मस्कुलाइन जेंडर का है, मस्कुलाइन मींस मेल,
अगर किसी भी लॉ में पढ़ते समय तुम्हें कोई मस्कुलाइन जेंडर दिखे, मस्कुलाइन मींस मेल जेंडर मिले, शैल बी टेकन टू इंक्लूड फीमेल्स। अगर किसी भी लॉ में मस्कुलाइन जेंडर का रेफरेंस आया, ही लिखा है, हिज लिखा है, तो ही और हिज को ही और हिज ही मानना है या हर भी इंक्लूडेड रहेगी? हर भी इंक्लूडेड रहेगी। तो आज के बाद सिर्फ इसी क्लास के लिए नहीं, कभी भी कोई लॉ पढ़ रहे हो, जब मेल टोन आ रहा है, मेल टोन समझ गए, तो मेल लिखा है तो मेल ही नहीं होगा, उसमें फीमेल भी आएगा। ये कौन से लॉ ने सिखाया? जर्नल क्लॉजेस एक्ट। जर्नल क्लॉजेस कहता है किसी भी लॉ को पढ़ते समय कभी भी दिक्कत आए तो एक बार मेरी हेल्प ले लेना। इसमें हर चीज के लेके लॉ मेकर ने बहुत अच्छे रूल्स लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं इसके अंदर लेके। आप कोई लॉ पढ़ रहे हो, आप कोई लॉ पढ़ रहे हो, एक और एग्जांपल आ गया दिमाग में, आप कोई लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई एक्सवाइजेड लॉ पढ़ रहे हो, लॉ कोई भी हो सकता है, वहां डिस्टेंस की बात हो रखी है, 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में डिस्टेंस की बात हो रही है। अब डिस्टेंस को कैसे नापना है? उस लॉ में नहीं बता रखा डिस्टेंस कैसे नापा जाएगा। जर्नल क्लॉज कहता है अगर डिस्टेंस, किसी भी लॉ में डिस्टेंस को नापना होना तो डिस्टेंस को कैसे नापना है, मैं सेक्शन नंबर 11 में बताता हूं। डिस्टेंस को कभी भी नापना होना तो स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। बच्चों स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ वर्टिकल, अगर मैं इसको लेटा दूं हॉरिजॉन्टल पे सीधी लाइन। तो मेरा डाउट, अगर दिल्ली स्कूल एक्ट है एक, उसमें लिखा था आपके स्कूल का और आपके घर के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 5 किलोमीटर का होना चाहिए, तभी आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलेगा। अब वो मेरे से कोई पूछे कि भाई ये डिस्टेंस नापना कैसे, गूगल के हिसाब से देंगे डिस्टेंस कितने? एक्ट कभी गूगल के हिसाब से नहीं चलती। कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं तो गूगल नहीं फॉलो करेंगे हम लोग। मेरा डाउट, मैंने कहा बेटा कहां लिखा है? कहता सर दिल्ली स्कूल एक्ट में लिखा है कि स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नाप ले। कह रहा सर जीपीएस गूगल मैप में देख रहा हूं तो 6.7 है। मैंने कहा परे करना गूगल को। मैंने कहा स्कूल और तेरे घर के बीच में ना सीधी लाइन खींच ले। कहता सीधी लाइन खींची नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों? कहता बीच में मकान बने हुए हैं तो ऐसा रास्ता है, समझ आ रहा होगा आपको मेरा बता, ऐसे रास्ते होते हैं ना गलियों में से घुस के, सड़कें ऐसी ऐसी हैं। मैंने कहा, कहता सर वो पूरा घूम के आना पड़ता है, रास्ते बंद है बीच में। मैंने कहा हमें नहीं मतलब, गूगल तो रास्ता दिखाता है ना, आपने कैसे नापना है? सीधा नापना है। मैं कहा रास्ता बंद है तो क्या हुआ, आपने बिल्कुल सीधा नापना है। कहते सर सीधा तो घर दूर है ही नहीं हमारा स्कूल से। मैं कहा यही बात जाके प्रिंसिपल को बोल दो। क्या बोल सकता है वो प्रिंसिपल को कि सर आप गूगल से कैसे नाप सकते हैं जब जर्नल क्लॉजेस एक्ट अवेलेबल है? तो बोलो बेटा हमें किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? डिस्टेंस नापने का तरीका कौन से लॉ ने बताया? अगर दिल्ली स्कूल एक्ट में नहीं बता रखा था कि कैसे चलेंगे, फिर हम किसकी हेल्प लेंगे? जर्नल क्लॉजेस एक्ट। चलिए आई होप आपको यह बात क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब डाउट नंबर 3 लेती है। कौन सा लॉ आ गया आपकी बार? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये रह गया कौन सा बेटा? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये कोई लॉ नहीं है। आप देखो सारे लॉस के नाम में एक्ट वर्ड आया, एक्ट आया, इसमें भी एक्ट आया, इसमें भी एक्ट आया, बट इसमें कोई एक्ट आया ही नहीं क्योंकि ये एक्ट है ही नहीं। ये तो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ। ये टॉपिक्स क्या है? ये पिछले 100, 150, 200 साल पुराने जितने भी कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने लॉ पढ़ना सिखाया। हर जज ने, इतने सारे कंट्री के, इंग्लैंड और इंडिया तो एक सिमिलर चलता है बेटा, बड़े बड़े जजेस ने ना लॉ पढ़ के ना कुछ रूल्स बनाए कि लॉ पढ़े कैसे जाती है। उन रूल्स को नाम दे दिया गया इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ, स्टैट्यूट मींस लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। लॉ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? ये जजेस के एक्सपीरियंस है। बहुत सारे जजेस ने अपने रूल्स बनाए, बड़े बड़े लॉ के जो एक्सपर्ट्स हुए उन्होंने रूल्स लिख दिए कि लॉ पढ़ा ऐसा करा, ऐसे लॉ को पढ़ा करो, ऐसे लॉ को पढ़ा करो। तो उनके रूल्स हमें इस लॉ में पढ़ने, इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगे। एग्जाम्पल, मैरिज। मैरिज का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं, हिंदू लॉ कहते हैं मैरिज का मतलब 7 फेरे होने चाहिए अग्नि के सामने। अग्नि के सामने 7 फेरे। हिंदू लॉ में तो ये कहीं नहीं लिखा कि हवन कुंड लगाओ, पंडित जी कराएंगे 7 फेरे। अग्नि के सामने 7 फेरे। मैं कैंडल जला देता हूं, आप ले लो 7 फेरे, हो गई शादी। मैं कैंडल जला देता हूं, आप ले लो 7 फेरे, हो गई शादी। हिंदू लॉ कहता है 7 फेरे अग्नि के सामने। अब 7 ही होते हैं भाई। एक दिन एक बैच में मैं एग्जांपल दे रहा, कहता नो सर 7 नहीं होते, 4 होते हैं। मैं कहा बेटा मैं फेरों में नहीं घुस रहा, 7 होते हैं या 4 होते हैं,
हाँ, मुद्दे की बात पे रहो। हिंदू महाराज जब कहते 7 फेरे होने चाहिए अग्नि के सामने, अग्नि का मतलब आग, आग हवन कुंड में ही लगती है, ये तो कोई जरूरी नहीं है, मैं तो कैंडल जला देता हूं, ले लो 7 फेरे, अभी होगी शादी। अभी क्लास में करा देते शादी तुम्हारी, किसको किससे करनी है बोलो, अभी तो वीक भी गया है, अभी माहौल बनाया होगा, बताओ। मेरा सवाल, अब लॉ मेकर कहते हैं, ध्यान से सुनो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बड़ा प्यारा टॉपिक है। ये कहता है, इसमें ना रूल्स गिवन है, लॉ पढ़ने के रूल्स। इसमें एक रूल है लिटरल इंटरप्रिटेशन और एक रूल है रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। हां जी, लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल कहता है जैसे लिखा है वैसे पढ़ो। अब जैसे लिखा है वैसे पढ़ें तो क्या लिखा है, अग्नि के सामने 7 फेरे, अग्नि के सामने 7 फेरे तो करा रहे हैं, कैसे कराए। अब यहां पे एक सेकेंड इंटरप्रिटेशन क्या आती है बेटा, रीजनेबल। रीजनेबल कहता है लॉजिकल। लॉजिकली देखो, कई बार लॉ को लिटरली नहीं पढ़ना होता, लॉ को कैसे पढ़ना होता है, लॉजिकली। लॉजिकली स्पीकिंग, अग्नि का मतलब वही लेना चाहिए जो इतने सालों से चल रहा है। यूसेज, सुना है ये वर्ड यूसेज, जो इतने सालों से चल रहा है, आप उसके हिसाब से चलिए। इतने सालों से कैसी शादी होती है, हवन कुंड लगाया जाता है, पंडित जी को बिठाया जाता है, तो अग्नि का मतलब हवन कुंड होना चाहिए। ये कौन सी इंटरप्रिटेशन बोलती है, रीजनेबल। लॉ जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे, ये कौन सी इंटरप्रिटेशन हो गई, लिटरल। नहीं सर, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, ये कौन सी इंटरप्रिटेशन होगी, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। तो लॉ को अगर मैं बोलूं बेटा जैसे लिखा है वैसे ही मान लो, तो वो कौन सी इंटरप्रिटेशन होगी, लिटरल इंटरप्रिटेशन। अगर मैं कहूं नहीं बेटा लॉ गलत लिखा है, हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको वैसे पढ़ेंगे, थोड़ा लॉजिकली होके पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी इंटरप्रिटेशन मानी जाएगी बेटा, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। ऐसे रूल्स है इस चैप्टर के अंदर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये हैं आपके अदर लॉस 30 नंबर। अब आ जाओ एलएलपी, इसका नेचर मुझे बताने की जरूरत है। एलएलपी सबने फाउंडेशन में पढ़ा है। एलएलपी एक्ट क्या होती है, 3-4 लोग इकट्ठे होकर अपने आप को एलएलपी एक्ट में रजिस्टर करा ले और फिर अपना बिजनेस शुरू कर दे। सिमिलर इज कंपनी, 3-4 लोग इकट्ठे होकर कंपनी बना ले और बिजनेस शुरू कर दे। कंपनी थोड़ा ज्यादा कॉस्टली अफेयर है, फॉर्मेलिटीज कंपनी में ज्यादा है, और एलएलपी बनाने में फॉर्मेलिटीज और कॉस्ट कम लगती है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा पूरे का पूरा आपके सामने। अब आ जाओ पेपर पैटर्न पे। पेपर की बात करें तो पेपर में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करें तो एमसीक्यू रहता है वो। पार्ट 1 इज एमसीक्यू, कितने नंबर का, 30 मार्क्स। इसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 मार्क्स का, यानी 15 एमसीक्यू हमें अटेम्प्ट करने हैं ईच। अच्छा, इन दी फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। सीधे एमसीक्यू, मक्खन एमसीक्यू नहीं आते, केस स्टडीज आती। मान लो एक केस स्टडी बना दी, उसके ऊपर बेस 3 एमसीक्यू पूछ लिए, फिर एक और केस स्टडी दे दी, उस पर 2 एमसीक्यू पूछ लिए। मतलब वो केस स्टडी देंगे आपको, उसके अंदर से फिर एमसीक्यूज होंगे। तो सर ये तो फिर इंग्लिश हो गई, केस स्टडी दे दो, उस पर एमसीक्यू दे दो, बट उसमें लीगल नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने लॉ का। मान लो आपको केस स्टडी दे दी, फाउंडेशन से एग्जाम्पल रिलेट करता हूं, एक याद करो। मान लो आपको केस स्टडी दे दी, कॉन्ट्रैक्ट में एक बच्चा था जी, उसे भूख लगी, वो गया दुकानदार के पास, बोला अंकल मुझे खाने को दे दो, तो अंकल ने उसे खाने को सामान दे दिया। बाद में वो बच्चा घर आया, बच्चे को लगा बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया, बच्चे की किसी से लड़ाई हुई, रास्ते में बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया। अब उसने 2 सिचुएशन दे दी, बच्चे ने सामान भी खरीदा, बच्चे ने किसी का मर्डर भी किया, सिचुएशन बना दी। अब आपसे क्वेश्चन 2 पूछ लेगा वो, बताओ बच्चे ने सामान खरीदा, इज ही लायबल और नो, 4 ऑप्शंस। और सेकेंड पार्ट, बच्चे ने मर्डर किया, क्या मर्डर के लिए लायबल होगा बच्चा, यस या नो, उसके भी 4 ऑप्शंस। यानी एक सिचुएशन बना के आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, बट उन एमसीक्यूज को लॉ की सोच के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, जो लॉ आपने पढ़े होंगे। ये आपके एमसीक्यूज रहेंगे। पार्ट 2 पे चलती है। पार्ट 2 इज सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट सिर्फ कितने नंबर का होगा बताइए, 70 मार्क्स। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। फाउंडेशन में तो 100 नंबर का पेपर लिखा है आप लोगों ने, यहां तो आपने सिर्फ 70 नंबर का पेपर लिखना है। यहां कोई बच्चा नहीं बोलता इंटर में कि मेरा लॉ का पेपर छूट गया, नहीं छूटता इंटर में लॉ का पेपर। फाउंडेशन में फिर भी छूटा है, मेरे पास कॉल आए थे जब पेपर आपका हुआ था, सर 5 नंबर का छूट गया, 10 नंबर का छूट गया। इंटर में ऐसा नहीं होगा। यहां 70 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन से 14 मार्क्स के, जिसमें से हमें कितने करने हैं, 5।
तो 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करेंगे तो कितने नंबर हो गए बेटा? 70 मार्क्स। 6 क्वेश्चन होंगे, हमें 5 करने हैं, हर क्वेश्चन कितने नंबर का? 14। क्वेश्चन 1 अगेन क्या है बच्चों? कंपलसरी। और क्वेश्चन 2 से 6 के बीच में हमें कितने करने हैं? सिर्फ 4। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट से, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट से। क्वेश्चन 1 है, उसके 3 पार्ट है, ए बी सी। पहला पार्ट 5 नंबर का, दूसरा पार्ट 5 नंबर का, तीसरा पार्ट 4 नंबर का। ऐसा अभी तक जो पिछले 6 अटेम्प्ट्स में मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने वो बता दिया। अब हो सकता है तुम्हारे अटेम्प्ट में जाके ये बदतमीजी हो जाए जैसे इस बार हुई। इस बार 2-2 नंबर के पूछ लिए उसने पार्ट। तो हमने आप जो जिन्होंने पेपर किए हैं, आपने देखा हो पिछले 10 अटेम्प्ट क्या 20 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देख लो, कभी भी 2-2 नंबर के ऐसे पार्ट्स पूछे नहीं उसने। लेकिन इस बार उसने थोड़ा 2-2 नंबर वाले पार्ट ज्यादा पूछ लिए। एक को अगर आप टोटल कर लोगे ना, मैंने टोटल किया था, याद है मैं क्लास में बोलता था आपको कि बेटा 21 क्वेश्चन आते हैं, कुछ इसी बातें मैं बोलता था, आपने 18 करने होते हैं। इस बार आपको 21 करने थे, मतलब आपके 3 या 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली बढ़ गए थे। तो मेरा सवाल, वो क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा दी, मार्क्स कम कर दिए, ये हुआ इस बार। अब सवाल, बस बोर्ड पे प्लीज। अभी तक जो पिछले अटेम्प्ट्स का पैटर्न है वो मैंने बोर्ड पे बता दिया। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट है, एक 5 का, एक 5 का और एक 4 का। यूजुअली ये जो 5-5 के पार्ट होते हैं ना, ये कंपनी लॉ के होते हैं, और ये जो 4 नंबर का पार्ट होता है ये अदर लॉ होता है। जो ऑब्जर्व किया गया वो 5-5 नंबर के पार्ट्स कंपनी के, 4 नंबर का पार्ट अदर का। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट है, 5-5 के 2, 4 का 1, यानी 14 नंबर का एक क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हमने आएंगे जिसमें से हमें सिर्फ कितने करने हैं? 5। डिस्क्रिप्टिव की बात हो गई, ऑब्जेक्टिव की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। अब बताओ किसी को कोई डाउट, कुछ सवाल पूछना है? हाँ जी, कोई डाउट किसी का? ओके, तो करें कुछ शुरू, कुछ करा जाए शुरू। तो अब ध्यान से सुनना। अब सिलेबस में हमारे पास कंपनी है, एलएलपी है और बाकी अदर लॉज है। बेटा देखो बोर्ड पे, कंपनी शुरू करना चाहिए पहले, क्योंकि साइज वाइज बहुत जरूरत से ज्यादा बड़ा है। बड़ा नहीं है, मैं खुद इरिटेट हो जाता हूं, जरूरत से ज्यादा बड़ा है। आप देखो मेरा रेगुलर बैच चल रहा है अभी इंटर का, ठीक है, खत्म होने वाला है, अब नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। मतलब आप देखो पहली क्लास किसकी थी? कंपनी की, और अभी तक कंपनी ही चल रहा है। सोचो कि कितना लंबा कंपनी है। मैं ही दुखी हो गया पढ़ा के, मैंने बीच में कंपनी रोक दिया। मैंने कहा रुक जाओ, अदर पढ़ लो पहले। बच्चे कह रहे हाँ सर आप सही सोच रहे हो। हमने कंपनी बीच में रोक के अदर खत्म कर लिया, अदर खत्म करके फिर कंपनी में फिर घुस गए। कंपनी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, अननेसेसरीली लंबा कंपनी। फाउंडेशन जैसा नहीं है। फाउंडेशन कितना बढ़िया था, सुनना। फाउंडेशन में सिर्फ सेक्शंस होते थे, फाउंडेशन में सिर्फ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब बदतमीजी क्या हुई है इंटर में कंपनी लॉ के साथ? यहां पे सेक्शन नहीं पढ़ने, सेक्शन प्लस रूल पढ़ने हैं, जो हमें नींबू की तरह निचोड़ देंगे वो रूल से। भाई साहब सेक्शन में ज्यादा नहीं लिखा होता, ज्यादा कहां लिखा हुआ है? रूल्स में। हर सेक्शन के साथ रूल है। मतलब सेक्शन 3 पढ़ रहे हो, अब उसका रूल पढ़ो। सेक्शन 4 पढ़ रहे हो, उसका रूल पढ़ो। सर सेक्शन और रूल में क्या फर्क होता है? बेटा सेक्शन आप गवर्नमेंट लिखती है, मतलब सेक्शंस कब लिखे जाते हैं? जब एक्ट बनती। लॉ मेकर सेक्शन लिख देते हैं, उन्होंने जो लिखना था लिख दिया सेक्शन के अंदर। अब उन्होंने सेक्शन लिखने के बाद पावर दे दी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, कि हमने जो सेक्शन लिखा, अगर आपको कंटेंट कम लगे तो आप रूल लिख लो। तो लॉ मेकर्स ने क्या लिखे हैं? सेक्शंस। और मिनिस्ट्री क्या लिखती है बेटा? रूल्स। हर सेक्शन में, जिस सेक्शन में मिनिस्ट्री को लगता है कंटेंट कम है, मिनिस्ट्री उसी में क्या चिपका देती है? रूल। कई बार तो इतनी भावुक हो जाती है मिनिस्ट्री कि वो सेक्शन, एक सेक्शन दिखाऊंगा कंपनी लॉ में 108, एक ही लाइन का सेक्शन है जो कहता है शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी कैन यूज ई वोटिंग। शेयर होल्डर ई वोटिंग कर सकती है। ई वोटिंग समझते हैं? ऑनलाइन वोटिंग। मिनिस्ट्री इतनी भावुक हो गई कि 14 पेज का रूल बना दिया, रूल 20। कह रही है बेटा ये पढ़ा दो बच्चों को। मैं कहा यार मिनिस्ट्री क्या कर रही हो तुम, ये बात, ये तो बदतमीजी है। मिनिस्ट्री इतनी भावुक, मिनिस्ट्री ना बड़े बड़ी बारीकी से लिखती है।
ई वोटिंग होगी तो कोई हैक ना कर ले, एंटी वायरस एंटी हैकर सॉफ्टवेयर होने चाहिए। मतलब वो इतने छोटे छोटे पॉइंट्स भी दिमाग में रख के रूल्स लिखती है। तो हमारा जो जान निकलेगी वो किस में निकलेगी बेटा? रूल्स पढ़ने में। क्या बात क्लियर है? अब सवाल, सेक्शंस की बात हो गई, रूल्स की बात हो गई, अब क्या बचा? अब मेरे को यार बड़ी अजीब बात थी, एक फाउंडेशन का बच्चा बोलता है, तुम्हारा बैच का नहीं, तुम्हारे से पिछले बैच का, जो भी मुझसे इंटर पढ़ रहा है, कह रहा सर देखो हमारे साथ बदतमीजी हुई, रेगुलेटरी का पेपर था ना, रेगुलेटरी पढ़िए, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, तो उसका क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन लॉस, हाउ लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब आप बताओ लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता था? कहता सर मैंने छोड़ दिया। मैं क्यों छोड़ दिया? कह रहा इतना टुच्चे क्वेश्चन आएंगे, मैं पढ़ के ही नहीं गया था। मैं कहा बेटा 6 तो क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर में, उसमें भी तो सिलेक्टेड स्टडी करके गया, ये तो गलत बात है। कहते चलो सर पास तो हो गया ना। एंड में आके ये बोलते चलो सर पास तो हो गया। अब मेरा डाउट, लॉ मेकिंग प्रोसेस किसी को याद करना है, अगर मुझे एक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा? बिल्कुल बिल 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 हाँ हाँ। अब मेरी बात सुनो, एक्ट मैंने ये बात भी सिखाई। मैं रेगुलेटरी को याद करता हूं थोड़ा सा, रेगुलेटरी की सिर्फ रिवीजन चाहिए। याद करो सबसे बड़ा लॉ कौन है हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद है मैंने बोला था इसके अंदर 3 लिस्ट मिलेंगी आपको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में लिखे हैं उन पे लॉ कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में लिखे हैं उन पे लॉ, और जो टॉपिक कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हैं उस पे लॉ दोनों गवर्नमेंट बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आज सुबह पढ़ा है? अच्छा टैक्स में पढ़ा है, ठीक है। मेरा डाउट, तो टैक्स वाली मेरे से पंगे लोगे अब आप? हाँ ये मत भूलना, लॉ पढ़ना तुम्हें मैंने ही सिखाया था। टैक्स भी तो एक लॉ है। हाँ जी मेरा डाउट, तो टैक्स मेरे पे टैक्स की थ्योरम मत लगाना। तुम ये सोचना तुम टैक्स पहली बार पढ़ रहे हो, मैं तो कितनी बार पढ़ चुका हूं कोई हिसाब ही नहीं है। आओ अब सुनो मैंने क्या बोला, मुद्दे पे वापस आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टॉपिक्स पे लॉ बनाती है, कुछ टॉपिक्स पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कुछ टॉपिक्स पे लॉ कौन सी गवर्नमेंट बनाती है? दोनों मिलके। कैसे बनाती है? सबसे पहले गवर्नमेंट एक कमेटी को नियुक्त करती है, याद है उस समय बोला था आपको ये बात? हाँ जी कहां गया हमारा ये? हाँ जी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, एक मेरा सवाल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी को नियुक्त किया, कमेटी हमें एक लॉ बनाना है, किस चीज पे? ट्रैफिक बहुत हो गया है दिल्ली में, इस पे एक लॉ बनाना है। कमेटी ने कहा ठीक है सर बन जाएगा लॉ। कमेटी में अब ट्रैफिक पे लॉ बनाना, दिल्ली में ट्रैफिक की बदतमीजी आप देखिए कैसी हुई पड़ी है इस टाइम, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं है। मेरा डाउट, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि जो स्कूटी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं वो तो दामाद है लॉ गवर्नमेंट के, वो तो किसी रेड लाइट पे नहीं रुकते, वो तो कहीं से भी यू टर्न मार लेते हैं, उनके ऊपर कोई रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। तो मेरा डाउट, इसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला ट्रैफिक को लेके दिल्ली में एक लॉ होना चाहिए। दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी, मान लो ये टॉपिक, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कमेटी को नियुक्त किया। अब आप बताओगे कमेटी में कौन कौन होगा? ट्रैफिक पे लॉ बनाना है, क्या मैं बोल सकता हूं कुछ जजेस होंगे रिटायर्ड, कुछ रिटायर्ड जजेस होंगे, अच्छा कुछ रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होंगे, क्योंकि ट्रैफिक लॉ बनाना है तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को लिया जाएगा। हाँ कुछ और कुछ लोग और जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उन्हें लिया जाएगा। सब लोग मिलकर एक लॉ लिखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस लॉ क्या होना चाहिए। लॉ कमेटी लिखेगी, कमेटी लिखने के बाद वो लॉ किसको दे देगी बेटा बताओ? अभी वो बिल होगा, अभी उसको लॉ नहीं बोलेंगे, अभी उसको क्या बोला जाएगा? बिल। किसने लिखा बैठ के? कमेटी ने। अब ये बिल किसके पास जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में पेश किया जाएगा। दोनों हाउसेज में इस पे डिस्कशन होगी, इस पे डिस्कशन होगी और फिर इसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में फेवर वाला वोट अगेंस्ट वाले वोट से ज्यादा आ गया तो आपका लॉ फेल हो गया या पास हो गया? पास हो गया। अब लॉ पास हो गया, लोकसभा से भी पास करवाने हैं और राज्यसभा से भी। दोनों हाउसेस से जब पास हो जाएगा तो किसके पास जाएगा बेटा? प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट उस पर अपनी क्या देंगे?
अप्रूवल देंगे, अप्रूवल को टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, असेंट देंगे। प्रेसिडेंट ने अगर असेंट दे दिया, अब ये बिल नहीं रह जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन। मान लो ट्रैफिक के ऊपर लॉ था, ट्रैफिक मैनेजमेंट लॉ, तो नाम बन गया ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्ट 2000, अभी नहीं 2000 नहीं, पर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया। अब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलने के बाद गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया। व्हाट इज ऑफिशियल गैजेट, गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर, पूरा लॉ प्रिंट कर दिया ताकि पब्लिक उसको पब्लिक पढ़ सके, ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट कर दिया। अभी कौन सा ईयर चल रहा है बताना, 2026, तो नाम क्या हो गया इसका बताना, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्ट 2026। अब इसे लगाना कब से है, ये गवर्नमेंट की मर्जी। ट्रैफिक पे लॉ आ रहा है, आप बताइए क्या लोगों को पहले पढ़ने का टाइम दे या सीधा कल से लागू कर दे। पढ़ने का टाइम तो सपोज करो अगले महीने की 1 तारीख 1 मार्च से लागू कर देंगे। ये बन गई इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट कि लॉ को लागू कब से करना है। क्या बात क्लियर, लॉ ऐसे बनती है जैसे मैंने सेंटर के लॉ बनाए। अब इसमें एक क्वेश्चन मेरा जो बनता है जायज, सर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। ओहो, राज्यसभा अगर बिल को रिजेक्ट करेगी बेटा, रिमेंबर क्या उसे रीजन देना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम थी बिल में जो उसने रिजेक्ट किया। अब ये बिल वापस कमेटी के पास जाएगा जिस कमेटी ने बिल बनाया था। राज्यसभा ने जो रिकमेंडेशंस दी होंगी वो उसमें ऐड ऑन की जाएंगी, चेंजेस की जाएंगी, फिर से फ्रेश बिल बनेगा, फ्रेश बिल फिर से लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा से तो पहले पास नहीं हो गया, लोकसभा से अमेंडमेंट से पहले पास हुआ था या अमेंडमेंट के बाद का पास हुआ है। तो अभी तो हमने चेंजेस करी है बिल में थोड़ी सी, तो अब हम दोबारा किसके पास लेके जाएंगे, लोकसभा से पास कराएंगे और किससे पास कराएंगे। और अगर अब दोनों ने पास कर दिया तो अब एक्ट बन जाएगा। सर अगर फिर से फेल कर दिया तो फिर से कोई बात नहीं, फिर से उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। ये कोई गेम थोड़ी ना चल रही है, इन्हें फेल करना होगा तो उसका पीछे कोई ना कोई रीजन तो देना होगा। जब तक ये लोग पास नहीं करेंगे एक्ट नहीं बनेगा। सर जैसे लोकसभा राज्यसभा बनाती है, ऐसे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है। स्टेट में कौन होते हैं, अगर स्टेट दिल्ली हरियाणा गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ जाए तो हरियाणा में आपको कौन मिलेगा, विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा और हरियाणा का विधान परिषद। विधानसभा इज डिट्टो लाइक लोकसभा एंड विधान परिषद इज डिट्टो लाइक राज्यसभा। और अगर हरियाणा का लॉ है तो गवर्नर अप्रूव करेगा हरियाणा का उसको, उसे प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करे। ऐसे बनते स्टेट लॉस, सारा कुछ सेम रहते हैं, बस वहां लोकसभा राज्यसभा नहीं होती, वहां पे विधानसभा और विधान परिषद होती। अब लो जी आपकी बारी, अब क्या पूछना है, किसी का कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी बोलो बेटा। बच्चे क्या लिख रहे हैं यूट्यूब पे, सर आज आपने वो अपना डायलॉग नहीं मारा। अभी मारेंगे, अभी माहौल बनाएंगे, अभी शुरू तो करने दो। हाँ मेरा सवाल नहीं, मैं सुधर गया हूँ अब, अभी मैं बहुत सुधर गया हूँ। इंटर वाले बच्चों से पूछना, वो कहेंगे यार सर को पता नहीं क्या हो गया, तबियत वो बेचारे परेशान है। नहीं अब मैं सुधर गया हूँ। अब एक्चुअली क्या ना, मैं इंटर का बैच शुरू हुआ ना लेट आता था, 10-15-20 मिनट लेट आता था, फिर मैं दुखी हो गया। दुखी क्यों हो गया, लेट आने से दुखी नहीं हुआ, सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा। मैं कहा यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो मैंने कहा भाई अब तो एक ही इलाज बचा है, तो लंबी क्लास करो। लंबी हो नहीं सकती क्लास तो अपनी क्लास में टाइम से आओ। अब मैं टाइम से पहले आके बैठ जाता हूँ, मेरी 10:30 की क्लास में मैं 10:15 आया, तो बच्चे दुखी कि सर सीरियस क्यों हो गए हो आप इतने। हाँ जी मेरा डाउट, एक बच्चा मुझे इंटर में बोलता है अश्मीत सर डाउट, मतलब महीना पढ़ा वो मेरे से, महीने बाद वो अपना हाथ खड़ा करता है, जब वॉल्यूम 1 खत्म होने वाला था, कहता है सर डाउट। मैं कहा बोल बेटा, कहता है सर थोड़ी चीटिंग हुई है हमारे साथ। मैं कहा क्या चीटिंग हुई है बेटा, कहता आपने फाउंडेशन में बोला था इंटर में तो मैं और मस्ती कराता हूँ, अब तो आप इंटर में सीरियस होके पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा बेटे बोलने और करने में ना, मैं कहा मेरा भी मस्ती कराने का मन बहुत है, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा है ना, फाउंडेशन का सिलेबस और इंटर का सिलेबस में आप ये सोच लो 3 गुने का फर्क है, 3 टाइम्स। तो बंदा क्या करे। हाँ जी वही मस्ती ठीक थी, हाँ मस्ती वहीं पे लग रहा था आपको। ओके नहीं सिलेबस बहुत है, टाइम लगेगा नहीं, टेस्ट तो आपके होंगे, आपको लर्न तो हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट सिलेबस
इंटर के सिलेबस लेंदी है। आप इंटर में कोई भी अकाउंट्स देख लो, आप इंटर का फाउंडेशन से बहुत लेंदी है। मेरा सवाल, चलो अब देखेंगे, कोई डाउट किसी का? आज यूजुअल वो नई बात तो होती नहीं है। हाँ मेरा डाउट, चलो जी अभी। अच्छा, तुम्हारे पेपर अच्छे गए थे? तुम्हारे पेपर अच्छे गए थे? नहीं, जब भी बैठे हैं तो नहीं हो सकता, पर लॉ बेचारा अकेले कुछ नहीं कर सकता। नहीं यार देखो, सारे पेपर अच्छे जाने चाहिए। आपका एग्रीगेट कम से कम कितना होना चाहिए, तभी मजा आएगा। अब 200 ठीक ठीक लगा लो, 200 तो आ ही जाएंगे, प्लस 40 हर पेपर में होने भी चाहिए। पता लगा इको में आगे 80, लॉ में आगे 28, बाकी दोनों में 50-50 है, तो भैया ये तो फेल ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, हो जाओगे पास। जिन्होंने अच्छी मेहनत करी है वो क्यों नहीं होंगे पास? जो नालायक थे, जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं करी, वही फेल होती है। हाँ जी, जिनकी प्रैक्टिस में कमी थी वही फेल होती है। सीधी बात है। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 25% है, 30% है, डरने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं कितना भी है आपको डरने की जरूरत नहीं। वो बहुत दिनों से इंटर की क्लास चल रही है ना। मेरा डाउट, आपको मतलब रखना ही नहीं है कि रिजल्ट कितने हैं। अगर आपने मेहनत करी है तो आप डेफिनेटली पास। यार अगर आप कह रहे हो 15% बच्चे पास होते हैं, तो आप सच बताना, बच्चे भी तो 1 लाख से ऊपर हैं जो पेपर दे रहे हैं। 1 लाख से तो ऊपर ही बच्चे हैं, तो उसमें 15,000 बच्चे तो पास हो ही रहे हैं। तो आप क्यों नहीं हो सकते पास? मेहनत करी है तो डेफिनेटली पास होगी। आओ अब शुरू क्या करें क्लास? अब अप्रोच भी समझ लेते हैं 2 मिनट। आइए आपको जरा बुक्स दिखा दूं मैं अपनी। मेरा डाउट, सबसे पहले ये आपकी अभी तक जो प्रेजेंट थी, ये वॉल्यूम 1 थी। ये आपकी वॉल्यूम 1 है। हाँ जी, इसके अंदर आपके 6 चैप्टर्स है। क्या बात क्लियर है? ये आपके 6 चैप्टर्स है। ये कंपनी के चैप्टर्स हैं। ये 6 चैप्टर्स हैं कंपनी के, ठीक है। फिर आएगा वॉल्यूम 2। ये यहां तक कंपनी ही है, 11 चैप्टर्स तक। और ये फिर एक एलएलपी है, जर्नल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन और फेमा। क्या बात क्लियर है? मेरा इंटर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। अब की बार, ये पिछले बैच की बुक्स है, अब की बार मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि ये जो है ना कंपनी वाला पोर्शन 7 से लेके 11, इसे वॉल्यूम 2 कर दूं, और अदर लॉस जितने भी हैं उसे वॉल्यूम 3 कर दूं। अभी तक 2 वॉल्यूम्स थे, अब की बार मैं 3 वॉल्यूम्स करूंगा। अच्छा, एक और बात, अब आपको 3 वॉल्यूम्स मिलेंगे। एक और बात सुनो, इसके बाद आपको बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है। बुक में जैसे फाउंडेशन में टॉपिक के पीछे ही क्वेश्चन होता था, अगर आपको याद होगा। अभी मैंने, बीच में प्लीज मत बोलो, मैंने अभी क्वेश्चन बुक अलग बनाई थी। हाँ जी, ये अप्रॉक्सीमेटली 400 पेजेस की बुक है। इसमें सिर्फ क्या है बच्चे? क्वेश्चन है। मेरा डाउट, अगर आप बुक में क्वेश्चन चाहते हो, मेरा मन तो बुक में डालने का है, क्योंकि बच्चा ना लॉ की एक ही बुक लेकर आएगा। अगर क्वेश्चन बुक साथ में बोलूं, क्वेश्चन अलग होंगे ना, तो 2 बुक्स लेके आनी पड़ेंगी रोज क्लास में। तो फिर वो 3 वॉल्यूम्स होंगे, बट थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स बड़े हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? अब बुक्स में ये डल जाएंगे, सब कुछ रेडी पड़ा है, सिर्फ ना कॉपी पेस्ट मारना है। जैसे 2 वॉल्यूम थे तो आपको 2 की जगह 3 कर देना है। बुक्स रेडी है, बुक्स में टाइम नहीं है। अब देखो, मेन गेम तो अब आई। इंटर के बच्चे की कंप्लेंट, सर, मैं कहा बोलो बेटा। सर रूल बहुत सारे हैं, नहीं हो पाते। एक्चुअली ना कंटेंट बहुत सारा है। अब कोई भी चीज, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट करा, सर हमें समरी चाहिए, बट समरी फ्रूटफुल समरी चाहिए। फ्रूटफुल वर्ड समझना। समरी ऐसी कि कोई पॉइंट उसमें मिस ना हो। मतलब समरी ऐसी कि अगर हम किताब को हाथ ना भी लगाएं तो भी काम चल जाए। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है,
मेरे पे प्रेशर बना। देखो अब तुम ये देख रहे हो, ये जो मेरी बुक में कलर देख रहे हो, ये रूल है, बुक में ऐसे हाईलाइटेड रूल्स है। वो बच्चे दुखी हो गए कि सर रूल्स में बहुत सारा कंटेंट है, बंदा लॉ लर्न करे या रूल लर्न करे। आप देखो ये, जैसे मैं एक सेगमेंट डरा नहीं रहा बेटा, मैं उन बच्चों का कंसर्न दिखा रहा हूं। जैसे एक बच्चे सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, 134 हमने पढ़ लिया। 134 जब खत्म हुआ तो अब क्या शुरू हो गया, रूल 8। ये देखिए रूल 8, रूल 8 के बाद रूल 8A, एक ही टॉपिक चल रहा है बेटा, ये समझ रहे हैं बात को, वो एक ही टॉपिक चल रहा है, 134 ही चल रहा है। तो बच्चों को ना ये तंग कर रहा है, बच्चे कह रहे हैं सेक्शन भी लर्न करें, रूल भी लर्न करें। थोड़ा सा देखो, तुम्हारे सीनियर अगर कह रहे हैं तो कुछ तो जेन्युइन बात वो कर रहे होंगे, उनका कंसर्न जेन्युइन था। मेरे पे प्रेशर आया, मैं प्रेशर में काम करता हूं, तुम्हें पता है मेरे से काम होता नहीं सीरियसली। कहां गया जरा देखना, कोई समरी पढ़ी है देखना, नहीं ये मैंने ये अप्रोक्सीमेटली 192 पेज की समरी बना दी। मेरा डाउट, पूरा सिलेबस है इसके अंदर, आज मैं आपको इसका दर्शन करवाऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। मेरा डाउट आपके साथ, और इसके अंदर मैंने सिर्फ पॉइंटर्स लिखे, पैराग्राफ कोई भी नहीं लिखा। हर चीज को आप देख लो आपके सामने। मान लो एक सेक्शन खोल दिया मैंने, मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, हु, एवरी कंपनी, व्हाट, क्या बनाना है, व्हेन, कब तक बनाना है, क्या फॉर्मेट रखना है, कंटेंट ऑफ मिनट्स, ये मेरे बच्चों ने बनवाई है, मेरे से इंटरवल है, उनकी पूरी सजेशन पे बनी है। बहुत सारी टाइपिंग उन लोगों ने मेरे लिए करी है, उनकी वैल्यू टाइपिंग बहुत करी उन लोगों ने मेरे लिए, ये वाली बहुत हेल्प करी इस बुक को बनाने में उन्होंने मेरी। ये 192 पेजेस की बनी है, इसके अंदर हमने सारा का सारा फर्क, अगर आपको पूछना हो किसी इंटरवल से पूछना कि समरी और मेन में, वो पता क्या बोलेगा, मुझे भी आज बोल रहा था, कहता सर, एक अच्छा बच्चा बोल रहा था, कहता सर टीवी, वैसे वो तो वॉल्यूम 2 लेकर आती है, समरी घर पर रखी हुई, सब ने लेके नहीं आते क्लास में, मैंने मना किया हुआ समरी मत लाया करो। वो कहता सर आपने टीवी स्क्रीन समझ गए, टीवी पे समरी खुली हुई थी, मैं बुक से ना सिर्फ मिला रहा था, सिर्फ हैज हर का फर्क है, समझ रहे हैं, वो इज एम आर सेंटेंसेस को लंबा लंबा बुक में दे रखा है, यहां पे मैंने कंसेप्ट रखा है, सेंटेंसेस शॉर्ट किए, बस मैंने इतना किया। तो ये आपके सामने समरी भी रेडी है। मेरा डाउट ये देखिए, अब हम आज की क्लास में शुरू क्या करेंगे, अब उस बात पे चलते। कुछ किसी का डाउट है तो पहले पूछ लो। सर कितना टाइम लग जाता है लॉ को? 3 महीने से 3.5 महीने के बीच में मिनिमम आप मान के चलना, 3 से 3.5 महीने लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि कम लग जाएंगे, कम नहीं लगेंगे। बच्चों का बैच नवंबर में शुरू हुआ था, पिछला बैच, अभी क्या आ गया बताओ, फरवरी एंड होने वाला है। कितने महीने लग गए बेटा? 4 महीने लग गए। जो बात फैक्ट है, मैं आपके साथ फैक्ट शेयर कर रहा हूं। हाँ, बट इसमें बीच में हॉलीडेज हो गई थी, बीच में न्यू ईयर आ गया था, तो हमने यहाँ पे छुट्टी दे दी थी। इस चक्कर में थोड़ा सा, मेरा जो डेट थी वो 15 फरवरी की थी, पर मान के चलो 25 फरवरी तक खत्म होगा, 10 दिन हम लेट है। तो मैं आपको भी बोलूंगा यही मार्जिन रखना, 3.5 महीने से कम का मार्जिन तो रखना ही, अप टू मैक्सिमम 4 महीने। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो बात समझना, अब ये जो बैच हमारा अभी शुरू हो गया, हमने तो रिजल्ट से पहले ही शुरू कर दिया, तो अब इसका फायदा क्या होगा? अब मैं आपको फायदा दिखाता हूं। सबसे पहले हमारे सिलेबस में कंपनी लॉ है, एलएलपी है, फिर अदर लॉ है। 3 क्या है बेटा बताओ? अदर लॉ। मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं शुरुआत करूंगा एलएलपी से, क्योंकि एलएलपी ना कंपनी से रिलेटेड है ना अदर से रिलेटेड है, वो एक न्यूट्रल लॉ है। शुरुआत किससे करेंगे? अदर से। अदर खत्म हो गया, कोई सॉरी एलएलपी करेंगे, एलएलपी खत्म हो गया तो कोई एक आधा अदर लॉ कर लेंगे। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं शुरुआत किससे कर दूंगा दोस्तों बताओ? कंपनीज एक्ट से। अब आप देखना, मान लो इस बीच में ये जो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हमने क्या खत्म कर लिया? हम मानते हैं एलएलपी खत्म कर लिया। अब आप देखना, एलएलपी खत्म कर लिया, अब क्या होगा? रिजल्ट आते ही मैं क्या शुरू कर दूंगा? कंपनी। कंपनी के बाद मैं क्या करवाऊंगा बताओ? अदर लॉ। जिन्होंने एलएलपी अभी कर लिया होगा, क्या उनका बैच अदर लॉ पे खत्म हो जाएगा? और जो बच्चे नए ज्वाइन करेंगे रिजल्ट के बाद, उन्हें मैं लास्ट में फिर से क्या करवाऊंगा बताओ? एलएलपी दोबारा कराऊंगा। ये जो मैं बोल रहा हूं ना 25 फरवरी, ये इसलिए क्योंकि इन बच्चों ने क्या नहीं किया? एलएलपी नहीं किया था, नहीं तो इनका सिलेबस अब तक खत्म होने वाला होता।
25 तक जाता ही ना, इनका भी और 1-2 दिनों में खत्म हो जाएगा सिलेबस। सिर्फ इनका क्या रुका हुआ है, एलएलपी। मेरा सवाल तो आपको मैंने अप्रोच दे दी, हम एलएलपी खत्म कर देंगे। अगर टाइम मिला मुझे बीच में, मैं कोई एक लॉ, रिजल्ट से पहले टाइम मिला, कोई अदर लॉ भी करवा दूंगा। टाइम पे डिपेंड करता है, जो भी होगा वही चीजें दोबारा कम होंगी इस बैच में, बिल्कुल लास्ट में जाके। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा, जो रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे, वो सब कुछ लास्ट में पढ़ेंगे, आपका टाइम तब बच जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो शुरू करें भगवान का नाम लेके, अरे जोर से बोलो, करें शुरू या कोई डाउट अभी बचा है किसी का? भाई आवाज नहीं आई पीछे वालों, चलें शुरू कर दें। लो जी, अब आया हमारे सामने कौन सा लॉ, एलएलपी लॉ। आपको नोट्स मिल गए हैं, आपको जो नोट्स मिले हैं ध्यान से देखना, उसमें बुक का टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन बैंक का कंटेंट है और उसमें ये समरी का कंटेंट है। आपका जो सेट आपको मिला है उसमें तीनों चीजें हैं। मैं वो खोल लेता हूं जो आपको मिला है एक बार। ये देखिए पेज नंबर 1 से देखिए, 1 सबके पास है ये नोट्स। इसके अंदर क्वेश्चन डल गए साथ साथ, है ना भाई? आप सब बच्चे देखना, इसके अंदर आपको बुक, ये पेज 34 तक बुक है, पेज नंबर 34 तक बुक है। उसके बाद आपके 34 नहीं, सॉरी 32 तक बुक है। पेज 32 तक आपका एलएलपी है जो आपने पढ़ना है, बुक का कंटेंट। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं जो एग्जाम में आती है, आपको केस स्टडीज दिखेंगी जो एग्जाम में आती है। और पेज नंबर 41 पे आपको मिलेगी समरी। पेज 41 पे आपको मिलेगी समरी। ठीक है बेटा, आप ये समरी भी देख सकते हो। समरी में सारे पॉइंटर्स हैं, एंड तक समरी है, कोई भी चीज समरी में छोड़ी नहीं गई है। सर आपका अप्रोच क्लास में क्या रहेगा, आप समरी से पढ़ाएंगे या बुक से पढ़ाएंगे? हाइब्रिड रहेगा। हाइब्रिड समझ गए? मैं बुक और समरी साथ में यूज करता हूं। क्या बात क्लियर है? जो टॉपिक तो छोटे होंगे वो तो मैं बुक से सीधा करा दिया करूंगा, और जो टॉपिक बहुत बड़े होंगे उन्हें पहले मैं समझाऊंगा। कहां से बेटा? आपको समरी से समझा के माइंड में आइडिया बना दूंगा पहले। जब समरी से समझ आ गया फिर हम सारे इकट्ठे क्या पढ़ेंगे? बुक पढ़ेंगे। लेंदी टॉपिक सीधा बुक से नहीं उठाता मैं पहले। इज इट ओके? अभी बोलो जी, कर दे शुरू। अभी भी कोई डाउट किसी का रह गया हो, कुछ पूछना हो? ओके, अब देखिएगा हमारे सामने सिलेबस का नाम है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लास जरा ध्यान से देखना, आपके पास नोट्स में एलएलपी है। अब जरा ध्यान से बात को सुनना बेटा। देखिए सबसे पहले क्या दिख रही है आपको? इंट्रोडक्शन। मैं यही इंट्रोडक्शन आपको, आप मत जाना समरी में। अभी आप बुक, आपके सामने पेज 1 खुला रखना, मैं समरी में जा रहा हूं। क्या क्लियर है? शुरू कर रहा हूं मैं, सब लोग रेडी? इंट्रोडक्शन टू एलएलपी। अलर्ट क्लास। पर्पस, इट वॉज एनैक्टेड टू रेगुलेट द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एलएलपी। एलएलपी लॉ बना था किसके लिए? एलएलपी को फॉर्म करना या एलएलपी की फंक्शनिंग के लिए? बताइए। एलएलपी फॉर्म कैसे होती है ये लॉ हमें ये सिखाएगा, या एलएलपी फंक्शनिंग कैसे करती है ये लॉ हमें ये सिखाएगा? ये दोनों चीजें सिखाएगा। ये लॉ बना है, आपको एलएलपी की फॉर्मेशन भी सिखाई जाएगी कि एलएलपी बनाई कैसे जाती है और एलएलपी चलाई कैसे जाती है। ये दोनों चीजें आपको सिखाएगा। सिर्फ यही 2 चीजें सिखाएगा या और भी मैटर्स सिखाएगा? और क्या मैटर्स हो सकती है जो कनेक्टेड या इंसिडेंटल है? बेटा इंसिडेंटल का मतलब होता है नेसेसरी। कोई बच्चा बुक नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं निशान लगाएगा, सिर्फ सुनेगा भी 5 मिनट। एलएलपी में सिर्फ फॉर्मेशन की बातें हैं, फंक्शनिंग की बातें ना ना, आगे कोई और भी मैटर जो कनेक्टेड या इंसिडेंटल है। व्हाट इज इंसिडेंटल?
क्या इस लॉ में सिर्फ एलएलपी की फॉर्मेशन और फंक्शनिंग की बातें हैं या इससे रिलेटेड और भी बातें हैं? क्या एलएलपी फॉर्म करना सिखाएगा ये लॉ, या एलएलपी बंद करना भी सिखाएगा? बंद करने के लिए मैंने ये एग्जांपल बोल दिया, मैटर कनेक्टेड और इंसिडेंटल। अच्छा, एलएलपी बनेगी तो वो अपने अकाउंट्स कैसे बनाएगी ये भी तो सिखाएगा लॉ। मतलब एलएलपी से रिलेटेड एलएलपी बनानी कैसे है, चलानी कैसे है, बंद कैसे करनी है, ये सब कुछ इस लॉ में सीखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हमने पढ़ा था इंटर रेगुलेटरी बॉडी में ये टॉपिक पढ़ा था। ये वो मिनिस्ट्री है जो लॉ लाती है। इसने इस लॉ को कब नोटिफाई किया था दोस्तों बताना? 9 जनवरी 2009 को ये लॉ आ गया था। पार्लियामेंट ने इस लॉ को 12 दिसंबर 2008 को पास किया था और राष्ट्रपति ने जनवरी 2009 में अपना असेंट दिया था। मेरा डाउट, सब बच्चे बोर्ड पे देखिए, पार्लियामेंट ने कब पास कर दिया था? आराम से बताओ। 2008 में। ऑफिशियल गजट में कब आ गया होगा? 2008 में। मेरा डाउट, सब बच्चे देखो, 2009 में प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया। क्लियर? अब देखो इसमें कितने लॉज हैं, आराम से देखना। इसमें कितने सेक्शंस हैं? 81, जिसमें से एक सेक्शन 81 ओमिटेड है। तो कितने बचे, कोई बच्चा बताएगा? 81 है, -1 इज इक्वल टू 80 सेक्शंस। 80 नहीं पढ़ने हमें, अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास, 60 के आसपास पढ़ने। इसमें 4 शेड्यूल्स है इस चैप्टर में, ये हमने फाउंडेशन में पढ़े। बताओ, इस चैप्टर में, इस एक्ट में 4 शेड्यूल्स है। सर शेड्यूल्स क्या होती है? कमन, जो बातें सेक्शंस में नहीं लिखी होती, कोई फॉर्मेट है, कोई टेबल है, कोई फॉर्मेट, कोई टेबल, कोई डायग्राम, ये चीजें एक्ट में, सेक्शन में ना लिख के कहां लिख दी जाती है? शेड्यूल में। शेड्यूल भी एक्ट का पार्ट होता है। एक्ट में दोनों चीजें आती है, सेक्शंस भी आती हैं और शेड्यूल्स भी। इस लॉ में आपको 4 शेड्यूल्स मिलेंगे। आई रिपीट, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड 81 सेक्शन है तो 4 शेड्यूल्स हैं। मेरा सवाल, पहला शेड्यूल याद करो, हम एलएलपी बनाएंगे, हम 5 लोग मिलकर एलएलपी बनाएंगे तो आपस में एक एग्रीमेंट भी तो करेंगे जिसका नाम क्या होगा? एलएलपी एग्रीमेंट। उस एलएलपी एग्रीमेंट में हम अपनी पावर्स और क्या मेंशन करेंगे बेटा बताओ? ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। हम 5 लोगों ने मिलकर एलएलपी बनाई, हमने अपनी लिए अपने भी आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, नाम क्या रखा है? एलएलपी एग्रीमेंट। उस पर अपनी ड्यूटीज लिखी, अपनी पावर्स लिखी। लॉ कहता है वेरी गुड, अगर खुद लिख लिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर खुद का एग्रीमेंट नहीं बनाओगे ना तो फिर शेड्यूल फर्स्ट में हमने आपको एलएलपी एग्रीमेंट का एग्जाम्पल दिए। मतलब कोई एलएलपी है जो कहती है मैं अपना एग्रीमेंट खुद नहीं बनाना चाहती, तो फिर वो एग्रीमेंट कहां से कॉपी कर ले? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में आपको क्या मिलेंगी? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी। ये क्या लिखा आगे जरा पढ़ना? इन द एब्सेंस ऑफ, कोई मतलब समझाएगा इस लाइन का? इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। अगर किसी ने अपना खुद का एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फिर उसको कौन सा एग्रीमेंट मानना पड़ेगा? शेड्यूल 1 में। क्या बात क्लियर है? सेकंड बच्चों, एलएलपी के अलावा फाउंडेशन में कंसेप्ट सीखा था पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या एलएलपी में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक पार्टनरशिप फर्म को अगर एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो उसका प्रोसीजर कौन से शेड्यूल में लिखा है? शेड्यूल 2। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो उसका प्रोसीजर कौन से शेड्यूल में लिखा है? शेड्यूल 3। और अगर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, कौन सी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को किस में कन्वर्ट होना है बेटा? एलएलपी में। तो शेड्यूल कौन सा है? 4। बातचीत नहीं प्लीज। कौन सी कंपनी लास्ट में बोली मैंने? अनलिस्टेड। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या लिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लिस्टेड कंपनीज बहुत बड़े लेवल की कंपनीज होती है, वो नहीं कन्वर्ट हो सकती। किसके अंदर बेटा बताओ? एलएलपी में। आप मेरे साथ बोलोगे शेड्यूल 1 कब लगाना है? जब हमारा अपना एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है तो किसका मानना पड़ेगा? शेड्यूल 1 का। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहेगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहेगी, शेड्यूल 3। और अगर कोई, अच्छा एलएलपी, इसके बारे में यहां तक बात क्लियर है। एलएलपी को, एलएलपी ठीक से काम कर रही है या नहीं, एलएलपी इस पे नजर कौन रखेगा? इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, ये मिनिस्ट्री है जो एलएलपी इस पे नजर रखेगी। इस मिनिस्ट्री के साथ एक ऑफिसर होगा, बताओ कौन बेटा?
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यही दोनों एलएलपीज पे नजर रखेंगे। आप में से कोई मुझे बता सकता है यही दोनों किसी और पे भी नजर रखते हैं? वेरी गुड, कंपनीज के ऊपर भी मिनिस्ट्रीज और आरओसीज की नजर होती। क्या बात क्लियर? सीजी एलएलपीज के लिए भी रूल्स बनाएगी। नाम क्या होगा उनका बताओ? एलएलपी रूल्स। ब्रेक। सीजी को रूल्स क्यों बनाने पड़ेंगे? जब सेक्शन में सफिशिएंट लिखा होगा तो रूल बनाना पड़ेगा, या सेक्शन में कंटेंट कम होगा तो रूल बनाना पड़ेगा? तो बनाना पड़ेगा। सीजी जब भी रूल बनाएगी ना, नोटिफिकेशन ले आएगी कहां पे बेटा बताओ? तो सर हमें एलएलपी एक्ट भी पढ़ने हैं और शुक्र करो नहीं पढ़ने, हमारे कोर्स में नहीं है। क्या नहीं है, कोई बच्चा बताएगा? हमें एलएलपी एक्ट पढ़ना है, एलएलपी में रूल्स नहीं पढ़ने। क्या बात क्लियर है? अब मेरे साथ अगर बात क्लियर है, एलएलपी में रीसेंट अमेंडमेंट कौन से ईयर में आई थी बेटा बताओ? 2021 में। बताऊंगा क्या अमेंडमेंट आई थी। आ जाओ, अगर आपको मेरी बात सुनाई दी तो एक बार मेरे लिए रिपीट करोगे। एलएलपी किस लिए बनी थी? ये लॉ किसके लिए बना है? एलएलपी फॉर्म करने के लिए, या एलएलपी की फंक्शनिंग के लिए, या और मैटर्स के लिए भी? तीनों कामों के लिए बना है। एलएलपी को कौन सी मिनिस्ट्री ने पास करवाया था? लॉ एंड जस्टिस ने। क्या बात क्लियर है? पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल गया, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी अप्रूवल दे दिया। डेट्स आपको देखनी है, एग्जाम में नहीं आती डेट्स, फिर भी पता होनी चाहिए। इसमें 81 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन, तो कितने बचे? कितने शेड्यूल से? किस शेड्यूल में क्या है आपको समझ आ गया? इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा मतलब क्या है? एलएलपी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही? कोई एलएलपी गलत काम कर रही है तो उसको नोटिस भेजना। ये सारा काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ। और साथ में कौन सा ऑफिसर करता है? आरओसी। क्या सीजी इसके ऊपर भी रूल्स बनाएगी? हाँ, जो सेक्शंस क्लियर नहीं होंगे उन पे सीजी को क्या बनाने पड़ेंगे? अपने रूल्स। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई आपको? क्या इतनी सी बात समझ आ गई? हम लोग कौन से पेज पे? हमने अब स्टार्टिंग में जाएंगे सब बच्चे अपने नोट्स में। हाँ जी क्लास, एक बार जरा स्टार्टिंग में आ जाओ फटाफट। अपना पेज नंबर कौन सा है? 1। मैंने आपको पहला बॉक्स पढ़ा दिया पूरे का पूरा, सेम टू सेम। पर्पस अब देखो किताब में निशान लगाएंगे जरा, थोड़ा फास्ट। दिस एक्ट हैज बीन इनैक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर फॉर्मेशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। बताओ क्या सेम लिखा है? बिल्कुल। सब बच्चे स्टार्टिंग में आ जाओ, बुक पढ़ रहे हैं। अभी हमने समरी से समझा, अब हम बुक पढ़ेंगे। दिस एक्ट हैज बीन इनैक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ एंड फॉर मैटर्स। कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया? कब बेटा? 9 जनवरी को नोटिफाई हुआ था। पार्लियामेंट ने कब पास किया था? 12 दिसंबर को। राष्ट्रपति ने कब असेंट दी थी? क्या बात क्लियर है? बताना कि यही चीजें अभी पढ़ी थी आप लोगों ने मेरे साथ। हाँ जी, इसमें कितने सेक्शंस हैं? अगले पॉइंट पे चलिए। एलएलपी एक्ट में कितने सेक्शंस हैं और कितने शेड्यूल्स हैं? पहला शेड्यूल किसका है? जल्दी। इसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एंड म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड एलएलपी एंड इट्स पार्टनर वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट। जब फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा, जब आप लोग खुद का एग्रीमेंट नहीं करोगे, तो आपको शेड्यूल 1 मानना पड़ेगा। सेकंड शेड्यूल कब मानना है? जब आप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करोगे। थर्ड कब मानना है दोस्तों? जब कोई प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। 4 कब मानोगे? एडमिनिस्ट्रेशन में याद है किस कौन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एंड आरओसी आर एंट्रस्टेड। एंट्रस्टेड का मतलब इनको काम सौंपा गया है। इनको काम सौंपा गया है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन करना है एलएलपी का। सीजी इसके लिए भी रूल्स बनाएगी एलएलपी से रिलेटेड, और कभी भी उन्हें बदल भी सकती है। ऑफिशियल गजट में बता दिया करेगी जब रूल बनेंगे, तो सीजी ही रूल बनाएगी। इसमें रीसेंट अमेंडमेंट कब आई थी? 2021 में। सिर्फ 2 मिनट दूंगा मैं यहां पे, किसी को कुछ पूछना है? आप बताओगे समरी और बुक में क्या डिफरेंस है? मैंने जब आपको पहले पढ़ाया तो कहां से पढ़ाया? समरी से। अभी मैंने कहां से? डिफरेंस समझ आ गया? कुछ खास है डिफरेंस? बिल्कुल सेम टू सेम बातें हैं। क्या बात क्लियर है? अब देखो, मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब मांगूंगा। मुझे बताओ, एलएलपी एक होता था, बचपन में पढ़ा था, पार्टनरशिप फर्म, और एक होती थी
कंपनी। अलर्ट। एक होता था फर्म और एक होती थी, बताओगे मुझे बोर्ड पे देख के, फर्म के अंदर क्या अच्छी बात थी? फर्म को बनाना बहुत आसान था, पार्टनरशिप फर्म को, इजी टू फॉर्म। ये बनानी बड़ी डिफिकल्ट होती है, बताओगे क्यों? अरे बड़े सारे रूल्स हैं। अच्छा, पार्टनर अपनी मर्जी से जैसे मर्जी फर्म को चलाए, यहां पे क्या लॉ जैसे बोलेगा वैसे ही कंपनी चलानी पड़ेगी? तो मेरे को तो दो फायदे किसके अच्छे लग रहे हैं मुझे बताना जरा। पार्टनरशिप फर्म बेटा, बट यहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कोई बच्चे याद कराएगा? और यहां पे बोलो लिमिटेड लायबिलिटी। यहां पे नो सेपरेट लीगल, कोई सेपरेट आइडेंटिटी। यहां पे बोलो दोस्तों, व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? जो भी होगा कंपनी के नाम पे होगा, यस और नो? अब आप बताना, कुछ चीजें बेटा, कुछ चीजें कंपनी की अच्छी हैं, कुछ चीजें जैसे फर्म के ये 2 पॉइंट अच्छे हैं, ये 2 पॉइंट बेकार हैं, कंपनी के ये 2 पॉइंट बेकार हैं, ये 2 पॉइंट अच्छे हैं। कुछ फीचर्स कंपनी के अच्छे हैं, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के अच्छे हैं। तो क्यों ना इन दोनों फीचर्स को, इन दोनों को जोड़ के एक नया ऑप्शन ले आए। क्या ऑप्शन? एलएलपी में दोनों के अच्छे फीचर्स उठा ले। एलएलपी के फर्म वाले तो फीचर कौन से उठाएं बताओ? एलएलपी को बनाना भी मुश्किल करें या इजी करें? एलएलपी को चलाने के लिए लॉ की रिस्ट्रिक्शन लगाएं या फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दें? पार्टनर अपने हिसाब से चलाओ एलएलपी को। अब 2 फीचर कंपनी के उठाओ। क्या एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रखें या लिमिटेड कर दें? और क्या एलएलपी की भी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी कर दे? तो एलएलपी इन दोनों का ऑल्टरनेट है। किन दोनों का ऑल्टरनेट है, कोई बच्चा बताएगा? नीड क्यों फेल्ट हुई थी एलएलपी बनाने की? सब बच्चे हेल्प करो। एलएलपी बनाने की नीड क्यों आई थी? द लॉ मेकर इनफिजिट, इनफिजिट का मतलब उन्होंने सोचा, लॉ मेकर ने थिंक किया कि हमें नीड है, हमें एक नया लेजिस्लेशन लाना है एलएलपीज के लिए टू मीट दी कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज दिस? लेकिन अंग्रेजी का क्या लाइन है भैया? कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कंटेम्पररी का मतलब कंटिन्यूस। इंडियन इकोनॉमी बेटा ग्रो कर रही है, एलएलपी के आने से ग्रोथ कम हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? एलएलपी आएंगी, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करेंगी, तो ग्रोथ में तो और ग्रोथ होगी, है ना? नीड हैज बीन फेल्ट टू फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म। नीड फेल्ट हुई कि कुछ नया लाना है। नया क्यों लाना है? एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। किसका ऑल्टरनेटिव चाहिए बताओ? पार्टनरशिप का, क्योंकि वहां पे लायबिलिटी क्या होती है बेटा बोलो? ऑन द वन हैंड एंड स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। स्टैट्यूट का मतलब लॉ बेस्ड, लॉ जैसे बोलेगा वैसे ही काम करो। ये प्रॉब्लम कहां आती है दोस्तों बताना? ये कंपनी में प्रॉब्लम आती है। जो भी होगा स्टैट्यूट बेस्ड होगा, जैसे लॉ बोलेगा वैसे चलना पड़ेगा। तो ये बुराइयां लिख दी। किसकी बुराइयां लिख दी कोई बताएगा? यहां पे ये अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी बुराई है बताओ? और लॉ के हिसाब से चलाना पड़ेगा, ये किसकी बुराई है? कंपनी की। इन ऑर्डर टू इनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, हम चाहते थे प्रोफेशनल लोग मिलकर काम करें, एंटरप्रेन्योर्स काम करें। हमने इन दोनों के लिए एक नया लॉ लाए। नाम क्या रखा दोस्तों बताना? एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट प्रोफेशनल्स के लिए है या एंटरप्रेन्योर्स के लिए? पहले प्रोफेशनल्स की बात करती हैं कि 10-12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकट्ठे होकर अपनी एलएलपी खोल के सीए का काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कि 10-12 इंजीनियर्स इकट्ठे होकर एलएलपी बना के बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। तो एलएलपी प्रोफेशनल्स के लिए बना है? नहीं सर। सेकंड, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक बिजनेसमैन है, फैक्ट्री है, एलएलपी एक्ट में रजिस्टर करवा लेते हैं, बिजनेस चलाएंगे। एलएलपी किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए? ये दोनों के काम आता है। ये दोनों के काम आता है, प्रोफेशनल्स के भी। और इसको देख के खुश पता है कौन हुआ था ज्यादा बताओ? प्रोफेशनल्स या एंटरप्रेन्योर्स? प्रोफेशनल्स, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका ही नहीं है काम करने का। प्रोफेशनल्स को कंपनी बनानी अलाउड नहीं होती, आगे बताऊंगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या नहीं बना सकते? कंपनी नहीं बना सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी आगे आएंगी। तो उन्हें बिजनेस करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी बनानी अलाउड नहीं थी, एलएलपी बनानी उन्हें लॉ मेकर ने अलाउ कर दी। तो मेरा डाउट, सब बच्चे हेल्प करेंगे मेरी? क्या ये वर्ड समझ आ गई? ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है और बेटा ये फ्लेक्सिबल, आप लोग कंबाइन हो, ये फ्लेक्सिबल है, इनोवेटिव है और एफिशिएंट है। तीनों वर्ड समझाओगे? फ्लेक्सिबल है, एलएलपी बनाना बंद करना बहुत इजी है, तो मैंने वर्ड यूज कर दिया फ्लेक्सिबल है। इनोवेटिव है, इनोवेटिव मतलब नया है। लोग बोर हो गए थे 2 चीजों से, कौन सी 2 चीजों से? अच्छा ये एफिशिएंट है। एफिशिएंट क्यों? सब बच्चे सुनो, इसमें क्या
कंपनी की तरफ बहुत ज्यादा फीस पे होगी या कम फीस पे होगी? कंपनी की तरफ 3 डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर रखने होंगे या नहीं? कॉस्ट सेविंग होगी या नहीं होगी? जब किसी चीज में कॉस्ट सेव होती है तो हम वर्ड यूज कर देते हैं एफिशिएंट है। क्या बात क्लियर है? एलएलपी ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। मेरे को हेल्प करो जल्दी से बोर्ड पे देख के, एलएलपी किसका ऑल्टरनेटिव है? पार्टनरशिप का या कंपनी का या दोनों का? ये भी बिजनेस करने का एक व्हीकल है। व्हीकल मतलब तरीका है, आप ऐसे भी बिजनेस कर सकते हो। इसके नाम में कॉर्पोरेट क्यों लगा रहे हैं बताओगे? क्या इसकी सेपरेट लीगल? तो ये एक ऑल्टरनेटिव तो है, बट ये कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, बिजनेस करने का एक तरीका है। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, एलएलपी एक बिजनेस करने का तरीका है जो कि ऑल्टरनेटिव है। इसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी के। अरे किसका फीचर उठा लिया लिमिटेड लायबिलिटी? कंपनी का। साथ में आपको बोला मेंबर्स फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करे, किसको लाना है किसको निकालना है मेंबर डिसाइड करे। ये फीचर किससे उठा लिया? कौन सा पार्टनर लाना है कौन सा हटाना है? पार्टनरशिप से। अरे कंपनी जो कह रहे हैं उनसे सवाल, कंपनी में कौन सा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है? मिनिमम 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे पब्लिक हो तो, और प्राइवेट हो तो मिनिमम 2 डायरेक्टर। अपनी चल रही है, लॉ ने बोला 3 डायरेक्टर रखो। मेरा बट एलएलपी में ऐसी पंगे, इतनी सख्ती इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं। हाँ जी बच्चों, एलएलपी को क्या वो म्यूचुअल अपने तरीके से चला सकती है? अगला लाइन, एलएलपी एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है। और आपको पता है लॉ मेकर ने क्या बोला, आप चाहे साइंटिफिक बिजनेस करो चाहे टेक्निकल करो, एलएलपी सबको सूट करता है। कोई भी बिजनेस करो एलएलपी सबको सूट करता है। बेटा आपको ये एग्जांपल देखना है, यहाँ पे एक एलएलपी इज सूटेबल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। बेटा ये वर्ड समझना जरा, एलएलपी ज्यादा सूटेबल छोटे एंटरप्राइजेस को है। ऐसा क्यों बोला? छोटों के लिए, बड़े लोग एलएलपी नहीं बना सकते ना। जिन्होंने कंपनी पढ़ा है फाउंडेशन में थोड़ा बहुत याद होगा, कंपनी को क्या पब्लिक इशू अलाउड होता है? वो शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक को, एलएलपी को तो अलाउड ही नहीं है। तो अगर आपको बहुत पैसा चाहिए तो फिर एलएलपी बनाओ या कंपनी बनाओ। ज्यादा पैसे की नीड नहीं है फिर आप एलएलपी बनाओ, तभी लिखा स्मॉल के लिए सूटेबल है। स्मॉल समझ आया? अगला, इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। किसी ने वर्ड सुने रियल लाइफ में? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को बोलते हैं वेंचर कैपिटल, जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा। आप सब लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। आप सब, मैंने एक म्यूचुअल फंड कंपनी खोली, आप सारे मुझे पैसा दो, मैं आप सबका पैसा कहां लगाऊंगा? शेयर मार्केट में लगाऊंगा, जो प्रॉफिट होगा आप लोगों में बांट दूंगा। मैं म्यूचुअल फंड हूं। दोस्तों क्या म्यूचुअल फंड जो बना रहा है उसका काम क्या है? बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके कहां लगाना? शेयर मार्केट में। मैं म्यूचुअल फंड हूं। सब बच्चे मेरी तरफ देख के बोलो, म्यूचुअल फंड अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर करवाए या म्यूचुअल फंड अपने आप को एलएलपी में रजिस्टर कराए? लॉ मेकर दोनों ऑप्शन देती है। म्यूचुअल फंड को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज बनाना चाहते हो म्यूचुअल फंड कंपनी बना लो। म्यूचुअल फंड एलएलपी बनाना चाहते हो म्यूचुअल फंड एलएलपी बना लो। म्यूचुअल फंड का काम सिंपल होता है। क्या काम होता है? बहुत लोगों का पैसा इकट्ठा करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। क्या बोलती है पब्लिक? छोटों को भी सूट करता है, वेंचर कैपिटल को भी सूट करता है। हाँ जी, मेरा सवाल, अगर आपको बात क्लियर है, इस टॉपिक में कुछ नहीं सीखने को मिला, बस एक बात मिली, एलएलपी ऑल्टरनेटिव है पार्टनरशिप फर्म्स का भी और कंपनीज का भी। क्या बात क्लियर है? मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ो अपने आप। मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है, खुद से पढ़ो। पढ़ लिया क्वेश्चन? इस टॉपिक पे लिख दो होमवर्क। किस पे? होमवर्क। सिर्फ पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं है। वो अगर कोई कह रहा सर होमवर्क पहली क्लास में ही, ये देख लो क्या दिख रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है? ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, वही बातें बार बार कह रहे हैं। बस इतना बता देना है एलएलपी किसका कॉम्बिनेशन है। तो इसको हाइब्रिड व्हीकल बोल सकते हैं, हाइब्रिड, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आपने पढ़ना है। अभी डेफिनेशंस को हाथ नहीं लगाना, अभी डेफिनेशंस को हाथ नहीं लगाना। हाँ जी, डेफिनेशंस को अभी छोड़ दो।
एलएलपी के कुछ फीचर्स होते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे फीचर्स। क्या क्लियर है? अभी हम एलएलपी का कोई फीचर भी नहीं उठाएंगे, हम एलएलपी में सीधा सेक्शन पे चले जाएंगे। सेक्शन नंबर 5, पेज नंबर 6। सेक्शन नंबर 5। जाग रहे हो कि सो गए? थोड़े से सो गए कि पूरे सो गए? क्यों सोए पता है? 2 बातें। पहला रीजन, ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, कुछ नया सुनने को मिला एलएलपी में अभी तक? हाँ, 3 हफ्ते से आलसी हो गए हो। नहीं, ये गैप जो आ गया 15-20 दिन जो घर में आराम कर लिया ना, अब कहीं तो सपना ले रहे होंगे इस समय में घर में होता था, मम्मी डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व कर देती थी, वो थोड़ा सा हैबिट बनने में टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा। नहीं तो आप तो मेरे से पूछा उन्होंने, टैक्स वाले सर ने, कहते स्मित सर ये बच्चे इनको हैबिट है बैठने की 4 घंटे? मैं कहा सर 4 घंटे, ये 6-6 घंटे वाले हैं। तुम्हारी 3 क्लासेस होती थी ना? 2 होती थी, तुम शाम वाले हो? अच्छा, इवनिंग बैच है, अच्छा 4 घंटे वाले हो। सुबह बैच वालों की 6 घंटे की होती थी, और इवनिंग बैच की मुझे तो याद नहीं रहती यार बात, इतने बैच हो जाते हैं मैं तो परेशान हो जाता हूँ। शक्लें याद है मुझे बच्चों की, लेकिन बैच नहीं मुझे पता कौन सा था आपका। तो कोई बात नहीं, 4 घंटे की आदत तो है, 6 की डल जाएगी। अब डल जाएगी, आज से डल जाएगी, खत्म होगी बात। मेरी क्लास ही रखवाना एंड में, एंड की क्लास मेरी होगी, क्योंकि तुम मेरे से बार्गेनिंग कर लेते हो। हाँ, मेरे से टेंशन नहीं है। नहीं, मैं तो मना करता ही नहीं। आज क्लास चल रही, अब मेरे इंटर के बच्चों से पूछना, आज क्लास चल रही थी, 10 मिनट बचे थे क्लास में, टॉपिक खत्म हो गया, बच्चे देख रहे हैं इधर उधर। मैंने कहा क्या देख रहे हो, बुक बंद करो जाओ। मेरी शक्ल देख रहे, क्या कह रहे हैं? क्या 10 मिनट बचे? मैं कहा बचे होने तो जाओ। कहते सर क्या हो गया? मैं कहा और नहीं पढ़ना। मैं कहा टारगेट पूरा है आज का। यार रगड़ के थोड़ी ना पढ़ाना है। इस बैच से पहले? हाँ, नहीं, पूछना आप उनसे एक बार, आपको मिल जाएगा आइडिया। 3 क्लासें ली थी, लंबी का मतलब समझना, जैसे 12:30 की क्लास है तो 12:45 तक चली गई। मुझे इतना गिल्ट फील हुआ, मैं कहा मेरी क्लास लंबी चली गई। वो टॉपिक कई बार ऐसा नहीं होता कि खत्म नहीं हो रहा होता। 4थी क्लास से मैंने पूछना शुरू कर दिया, बेटे टॉपिक ना टाइम से आगे जा रहा है, आप लोग बताओ कराऊं? बच्चे कह रहे बिल्कुल नहीं। मैं कहा बेटा आई एम सॉरी। अब वो मुझे पता क्या कहते हैं, 3 दिन आपने लंबी क्लास ली थी, 15-15 मिनट की जोड़ लो, 45 मिनट आप पे आउटस्टैंडिंग है हमारे। 3-4 घंटे मैंने नहीं। अच्छा, टाइम से आप आते नहीं थे और लेट आप छोड़ते थे। हाय, मैं अपना ये नेगेटिव फीडबैक इस बैच में खत्म कर दूंगा। लेट मैं छोड़ूंगा नहीं, लेट मैं आऊंगा नहीं। जल्दी तो मैं छोड़ ही दिया करूंगा, 2-4-5 मिनट तो। हाँ जी, अच्छा छोड़ूंगा, अभी जल्दी छोड़ दूंगा, ठीक है। अब सवाल, अभी एग्जाम का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। मेरा डाउट, सब लोग बोर्ड पे प्लीज। बेटा आवाज नहीं चाहिए क्लास। मेरा डाउट सब बच्चों से, सब लोग रेडी हैं बोर्ड पे। अब हमने सेक्शन कौन सा पढ़ना है? सेक्शन नंबर 5, अलर्ट। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट पार्टनर्स। एलएलपी के पार्टनर्स कौन कौन बन सकते हैं? आई रिपीट माय वर्ड्स, सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट पार्टनर्स। एलएलपी के पार्टनर्स कौन बन सकते हैं? मेरा डाउट सब बच्चों से, बोर्ड पे देखिएगा। एलएलपी में आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बोर्ड पे देखना है, सिर्फ 2 मिनट देने हैं मेरे को। एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता? लॉ मेकर ने पहले बोला, मैं डिस्क्वालिफाइड बता रहा हूं कौन कौन नहीं बन सकते। किस किस को मना किया गया एलएलबी के पार्टनर्स नहीं बन सकते? पहला, लॉ मेकर ने बोला ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला नाम कौन आया? पागल। कौन नहीं बन सकता? पागल। कौन कैसे होता है? जिसे कोर्ट डिक्लेयर करता है भैया तू पागल है, एंड फाइंडिंग इज इन फोर्स, मतलब जो पागल की कंटिन्यूशन में है। कई पागल ठीक भी हो जाते हैं ना बेटा। प्लीज अभी आपको कोई बुक नहीं यूज करनी, अभी सिर्फ सुनना है। पागल लोग एलएलबी के पार्टनर्स नहीं हो सकते।
अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो अभी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में है, जिनका इंसॉल्वेंसी चल रहा है। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, आपके एसेट्स की ऑक्शन होती है और आपकी लायबिलिटीज पे ऑफ होती हैं। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है आप इंसॉल्वेंट हो। जब ये आपके सारे एसेट बिक जाएंगे, आपकी लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाएंगी, तो कोर्ट आपको डिस्चार्ज कर देगा, तब आप बन जाएंगे डिस्चार्ज। लेकिन जब तक कोर्ट आपको फ्री नहीं करता, आप क्या रहेंगे, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। जब तक कोर्ट आपको फ्री नहीं करता तब तक आप पार्टनर नहीं बन सकते। बट जब कोर्ट ने आपको डिस्चार्ज कर दिया कि जा भाई तेरे सारे एसेट बिक गए, तेरी सारी लायबिलिटी पे होगी, जा, तब आप डिस्चार्ज हो गए। अब आप एलएलपी के पार्टनर्स बन सकते हो। क्या बात क्लियर है? तीसरा, बेटा किसी ने अगर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, मान लो कोई बंदा है जो इंसॉल्वेंट है नहीं, उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है कि प्लीज मुझे क्या बना दो। एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने लोगों का 5 करोड़ देना है। क्रेडिटर मिस्टर ए के घर के बाहर आके पत्थर मारते हैं, पैसे दे बे पैसे दे। मिस्टर ए डर गया, मेरे को मारेंगे क्रेडिटर्स पकड़ के। मिस्टर ए खुद ही पहुंच गया कोर्ट में, सर मुझे प्लीज क्या डिक्लेयर कर दो। कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन ले ली, बोला भी सोचते हैं। ध्यान से देखना, पर्सन ने खुद अप्लाई किया है, एडजुडिकेट कर दो। व्हाट इज एडजुडिकेट? डिक्लेयर कर दो कि मैं क्या हूं। बट कोर्ट ने अभी उसे डिक्लेयर नहीं करा, अभी उसकी एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। ऐसे लोग जिन्होंने अप्लाई किया है मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ऐसे लोग कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। इसलिए इन्हें मना करा कि तुम लोग पार्टनर नहीं बन सकते। अब आप मुझे बताओगे सेकंड और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? कम ऑन। सेकंड में बंदा इंसॉल्वेंट है, उसका प्रोसेस चल रहा है। थर्ड में अभी इंसॉल्वेंट हुआ नहीं है, उसने अप्लाई की है। इन दोनों को लॉ ने मना किया कि आप एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते। फिर अलाउ किसको किया? लॉ मेकर कहता है हम अलाउ सिर्फ 3 लोगों को कर रहे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स। सेकंड नंबर एलएलपीज, थर्ड नंबर आराम से क्या कोई भी इंडिविजुअल एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? आप इंडिया के रेसिडेंट हैं। व्हाट इज रेसिडेंट? मैं इंडिया, आप सारे अभी इंडिया के रेसिडेंट हो, आप एलएलपी के पार्टनर बन सकते हो। एनआरआईज, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज एनआरआईज? नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडियंस अब इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, उन्हें ओसीआई भी बोलते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एनआरआईज एंड ओसीआईज। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बाहर रहते हैं। क्या ये है तो इंडिया के, तो क्या ये एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या कोई गोरा भी आ सकता है? क्या गोरा बन सकता है एलएलपी का पार्टनर? इवन यस। क्या कोई अंग्रेज आके बन सकता है एलएलपी का पार्टनर? लंदन से आया वन बी पार्टनर ऑफ एलएलपी। अलाउड या नॉट अलाउड? बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमने फाउंडेशन में, अबे ओए फाउंडेशन आंख मार रहा हूं, सुन लेना, डेजिग्नेटेड में कलेश आएगा। कुछ पढ़ा था ऐसा? वो कलेश किस में आएगा? अभी हम डेजिग्नेटेड पढ़ ही नहीं रहे, अभी तो हम पार्टनर पढ़ रहे हैं। पार्टनर तो कोई भी बन सकता है। इंडिया का रेसिडेंट, एनआरआई जो इंडिया के बाहर रहते हैं, ओसीआई जो इंडिया के बाहर रहते हैं। बट ये दोनों कौन थे, एनआरआई और ओसीआई? इनका बेस क्या था, कहां के हैं ये? इंडिया के हैं। लेकिन फॉरेन नेशनल तो कहां से आया? बाहर से। ये चारों इंडिया के पार्टनर एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते या बन सकते हैं? थोड़ी सी आवाज स्लो कर दो। हाँ, मेरा डाउट, एलएलपी, क्या एक एलएलपी दूसरी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? एलएलपी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। एक एलएलपी, मेरी एलएलपी है एलएलपी 1, आपका है एलएलपी 2, क्या एलएलपी 2 एलएलपी 1 की पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल। अच्छा, इंडियन एलएलपी भी बन सकती हैं। और मान लो आपकी एलएलपी जर्मनी की एलएलपी है, क्या वो भी मेरी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल अलाउड है, कोई मनाही नहीं है। तीसरा, कंपनीज, चाहे इंडियन कंपनीज चाहे ये दोनों एलएलपी की पार्टनर्स बन सकती है। तो एक बार जरा सम अप कर दो, इंडिविजुअल्स, एलएलपीज, और तीसरा कौन है? कंपनीज। एक्सक्लूडिंग, अब एक्सक्लूडिंग में चलो, कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे नंबर पे, कॉर्पोरेशन सोल, दे कांट बी पार्टनर्स। अलर्ट, कौन से 2 लोग मना कर दिए? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कॉर्पोरेशन सोल। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करो। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटे लोग मिलके बनाते हैं, दूध वालों ने मिलके बना ली अपनी सोसाइटी, सारे अपनी अपनी भैंस का दूध एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको पेस्चराइज करते हैं, फिर शहर में लाके बेच जाते हैं। जो बेनिफिट होता है सारे किसान आपस में बांट लेते हैं। दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। गांव की कुछ लोग, औरतों ने इकट्ठे होकर आम का अचार डाला, नींबू का अचार डाला,
ठीक है, सारी औरतों ने मिलकर गांव में नींबू का अचार डाला, आम का अचार डाला, जब सबका अचार तैयार हो गया डब्बों में पैक करके शहर में लाके बेच दिया। दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। छोटे लेवल के लोग बनाती है। मेरा सवाल, अमूल का नाम आपने सुना होगा सब लोगों ने। अमूल अब तो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, क्योंकि अब तो उसका नाम बहुत पॉपुलर हो गया, बट अमूल की शुरुआत कोऑपरेटिव सोसाइटी से हुई थी। घर में कई लोगों के घरों में पापड़ आता होगा, पापड़, लिज्जत पापड़ आता है। लिज्जत पापड़ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो पापड़ हम लोग कुछ औरतों ने मिलकर वो पापड़ का काम कर रही हैं गांव से, तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अचार, अगर कोई ब्रांडेड अचार है उसको छोड़ दो, अगर कोई नॉन ब्रांडेड अचार है देखना, यूजुअली वो किसी गांव से आ रहा है, छोटी जहरों से आ रहा है, वो कुछ औरतों ने मिलकर प्रोसेस शुरू किया, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। लॉ ने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटी एलएलपी की पार्टनर नहीं बन सकती। रीजन, लॉ मेकर ने कहा, देखो लॉ मेकर ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ध्यान रखते हैं। लॉ मेकर इन्हें कहीं भी इंटरफेयर नहीं करने देते। लॉ मेकर ने कहा तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी हो ना, अपना धंधा करो, क्यों एलएलपी में घुस रही हो? कल को कोई नुकसान हो गया तुम लोगों का, तुम तो हो ही बहुत छोटे लेवल के लोग, तुम रहने दो भाई। इसलिए मना किया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आप रहने दो। सेकंड नंबर पे कौन आए? कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन सोल हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन सोल वर्ड यूज होता है प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए। इंडिया का राष्ट्रपति और इंडिया हमारे स्टेट्स के गवर्नर, ये हैं कॉर्पोरेशन सोल। इन्हें किसी भी एलएलपी का पार्टनर बनना नॉट अलाउड। बट कंपनी में ये पंगा नहीं है। क्या प्रेसिडेंट किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। क्या गवर्नर किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। लेकिन एलएलपी के पार्टनर्स इनको बनना अलाउड। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर किसी को लॉजिक समझना है। जब प्रेसिडेंट किसी एलएलपी में नहीं घुस सकता, गवर्नर नहीं घुस सकता, तो एलएलपी गवर्नमेंट एलएलपी बन ही नहीं सकती। याद है गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा था जिसमें गवर्नमेंट का 51% स्टेक होता है। बट एलएलपी में कोई कभी ये नहीं पढ़ोगे गवर्नमेंट एलएलपी। वाई? क्योंकि गवर्नमेंट उसके शेयर प्रेसिडेंट भी नहीं खरीद सकता और गवर्नर भी नहीं खरीद सकता। क्या बात क्लियर? तो एलएलपी का भी गवर्नमेंट एलएलपी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे आप यहां पे। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, एफडीआई कंप्लायंस। अब इसका क्या मतलब? ये फेमा से उठाया पॉइंट। फेमा के बाद पढ़ाऊं इस पॉइंट को या अभी समझा दूं? जैसे आप कहोगे। बाद में हाँ चलो ठीक है, बात के लिए रख लेते हैं। कोई कह रहा है अभी, तो मैं अभी भी करा सकता हूं। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग इंटर में आके भी ना वैसे के वैसे ही हो। कोई मेच्योरिटी, मैंने सोचा था आओगे मेच्योर से होगे थोड़े से। नहीं, अंदर से फील आता है ना कि मैं इंटर में हूं। अच्छा, कईयों ने तो अपने नाम के आगे सीए लगाना शुरू कर दिया होगा। नहीं मतलब, हाँ जी ओके। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, मेरा सवाल सब बच्चों से, क्लास, अभी मैंने एक नाम बोला था, किसको याद देखते हैं? एनआरआई आ सकता है एलएलपी में पैसा लगाने, ओसीआई और फॉरेन नेशनल। अब लॉ मेकर पड़ गए फॉरेन नेशनल के पीछे। लॉ मेकर कहते हैं फॉरेन, देखो तीनों आ सकते हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, एनआरआई लेकर आए, ओसीआई लेकर आए या फॉरेन नेशनल लेकर आए। क्या बात क्लियर है? लॉ मेकर क्लियरली बोल रहे हैं अगर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और स्टेक एक्वायर्ड बाय फॉरेन पर्संस, कैपिटल कौन ला रहा है, स्टेक कौन खरीद रहा है? फॉरेन नेशनल। मतलब फॉरेनर आ रहा है इंडिया की एलएलपी में पैसा लगाने। लॉ मेकर कहते हैं अदर देन एनआरआई एंड ओसीआई, कमन फास्ट, इनकी बात नहीं हो रही। किन दोनों की बात नहीं हो रही? तो फिर बचा कौन? बात हो किसकी रही है? फॉरेन नेशनल की। इन दोनों की बात नहीं हो रही। लॉ मेकर कह रहे हैं भाई फॉरेन नेशनल आएगा तो उसे एफडीआई की रेगुलेशंस माननी पड़ेंगी, क्योंकि फॉरेनर इंडिया में पैसा ला रहा है। एफडीआई की फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के कुछ रूल्स हैं, उसे वो मानने पड़ेंगे। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा लगाएगा एलएलपी में तो लगा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ एफडीआई के रेगुलेशंस है। एग्जाम्पल, एफडीआई के रेगुलेशंस, एग्जाम्पल, एलएलपी एग्रीकल्चर बिजनेस में है। एलएलपी का कौन सा बिजनेस है? एलएलपी का एग्रीकल्चर बिजनेस है। अगर एफडीआई अलाउ करती है एग्रीकल्चर, कि फॉरेनर्स इंडिया के एग्रीकल्चर में पैसा डाल सकते हैं, तभी फॉरेनर पैसा डाल पाएगा, नहीं तो नहीं डाल पाएगा। बेटा
मेरी बात समझ आए? एफडीआई रेगुलेशंस बताते हैं फॉरेनर किस किस सेक्टर में पैसा इंडिया में ला सकते हैं। तो फॉरेनर ले आओ पैसा, बट आपको एक बार एफडीआई के रेगुलेशन पढ़ लेनी चाहिए। आप एलएलपी में पैसा डाल रहे हो, एलएलपी के बिजनेस देखो क्या है। अगर एफडीआई परमिट कर रहे तो आप पैसा डाल सकते हो, नहीं तो फॉरेनर आप एलएलपी में पैसा नहीं लगाएंगे। क्या बात क्लियर है? फॉरेनर की बात हो गई। अब जरा एक वर्ड और सीखेंगे, बस एक छोटा सा वर्ड। पहले कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूं, फिर वर्ड पे जाऊंगा। कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया में एलएलपी में पैसा लगाना चाहता है तो बस इतना सा बोल दो, उसे एफडीआई रेगुलेशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा कि उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में एलएलपी है, कि उसमें उसे पैसा लगाना अलाउड है या नहीं है। क्या बोलते हो? समझ आई बात? अब अगला सवाल, फॉरेनर्स की बात हो गई। अब फॉरेनर का पॉइंट समझ आ गया। अब आ जाओ, दो और थे, एनआरआई और ओसीआई। एनआरआई और ओसीआई को रिस्ट्रिक्शन है, वो ला सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ला सकते हैं। बट वो अगर ला रहे हैं ना, अब दोनों की बात कर रहा हूं, एनआरआई ओसीआई। एनआरआई और ओसीआई तुम्हारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर तुम जो पैसा ला रहे हो वो नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे ला रहे हो। व्हाट इज नॉन रिपार्टेशन बेसिस? लेकर आओगे पैसा, वापस लेके नहीं जाओगे। कोई एनआरआई बैठा है कनाडा में, कह रहा है मैं $10 लाख इंडिया में लगाना चाहता हूं, लगा दे। कह रहा है 2 साल बाद वापस ले जाऊंगा। 2 साल बाद वापस ले गया तो वो हो गया रिपार्टेशन। तू तो वापस ले जाएगा। वापस ले जाने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं लॉ में? रिपार्टेशन, वापस ले जाएगा। अब नॉन रिपार्टेशन क्या हुआ? लगाएगा, वापस लेके नहीं जाएगा। तो अगर कोई एनआरआई या ओसीआई इंडिया में पैसा लगा रहा है, कौन से बेसिस पे लगा रहा है? नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे, तो उसे पूछने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखते क्लिक किसको समझ आया। अगर कोई एनआरआई या ओसीआई रिपार्टेशन बेसिस पे लगाएगा तो फिर उसे एफडीआई से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट क्या लिखता था? अदर देन। तो एक बार जरा मेरे लिए सम अप करो। फॉरेन नेशनल जब भी पैसा लगाएगा उसे हमेशा एफडीआई देखना पड़ेगा, बट एनआरआई और ओसीआई को भी कब देखना पड़ेगा एफडीआई रेगुलेशन? जब इन्होंने नॉन रिपार्टेशन बेसिस पे पैसा लगाया। व्हाट इज नॉन रिपार्टेशन बेसिस? पैसा वापस लेके जाना है। क्या बोलते हो? आया कुछ समझ? थोड़ा सा ऊपर से चला गया हो तो बता दो। ओके, अब एक बार मेरे लिए सम अप कर दो। एलएलपी के पार्टनर 3 लोग बन सकते हैं। फास्ट कौन कौन? इंडिविजुअल एलएलपीज। और कौन से लोग नहीं बन सकते? फास्ट। क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियरली समझ आ गया? भाई आवाज नहीं आ रही। ओके, सब लोग बोर्ड पे देखिए प्लीज, 1 मिनट। हाँ जी, आपको एलएलपी की बात क्लियर है? मैंने सेक्शन कौन सा पढ़ाया अभी आपको? देखिए, अभी सितंबर 25, कितने दिन पुरानी बात हो गई? अभी तो जनवरी अटेम्प्ट हुआ है ना? सितंबर 25 का क्वेश्चन, पहली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं एग्जाम में, जो 5 नंबर का आया एलएलपी से। सब बच्चे आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सुलंगा सुकन्या एसोसिएट्स एंड एसोसिएट्स एलएलपी, ये एक एलएलपी का नाम है। सुलंगा सुकन्या एंड एसोसिएट्स, ये किसका नाम है? ये 1 नवंबर 24 को बनी थी। टू बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल रेंज ऑफ फैशनेबल एक्सेसरीज फॉर विमेन, सुलंगा, अ फैशन डिजाइनर, हैड अपॉइंटेड सरीश, अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू मेंटेन एंड फाइनल अकाउंट्स ऑन जनवरी टू दिसंबर बेसिस, thereby preparing the financial statement for first 2 months। अकाउंट्स बनाने की बात हो रही है, हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखना मेरा डाउट, मैं आपको एक मिनट देना बच्चों। ये जो लड़की है, क्या नाम है इसका? सुलंगा। सुलंगा ने बोला, किसको बोला भैया? सुरेश को, आप हमारे अकाउंट्स बना दो। सुरेश कह रहा है अकाउंट्स जनवरी से दिसंबर के नहीं होने चाहिए, अकाउंट्स अप्रैल से मार्च के होने चाहिए। हमने अभी ये कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, हम इस कंसेप्ट को भी नहीं देखेंगे। क्या बात क्लियर है? दोनों का व्यू अलग अलग है। अब आगे मीनवाइल में देखो। मीनवाइल दिलीप आ कर्ता ऑफ in which Sukanya is also a member
has approached the LLP and offered to be admitted as partner. सब बच्चे बस क्वेश्चन की ये डिमांड का जवाब देना। कौन आया? दिलीप आया। दिलीप कौन है? कर्ता ऑफ एचयूएफ। कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा? कर्ता ऑफ एचयूएफ का मतलब क्या होता है? एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका जो सबसे सीनियर पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। दिलीप आया, नाम बोला कि मैं करता हूं एलएलपी का, मुझे एलएलपी में क्या बना लो। वो दिलीप एक एचयूएफ का करता है, वो बोल रहा है मुझे भी इस एलएलपी का पार्टनर बना लो। मुझे आपसे जवाब चाहिए, हाँ जी, whether offer given by Dilip to induct the HUF as a partner be considered। दिलीप किसको इंडक्ट करवाना चाहते हैं दोस्तों, बताना। वो कहते हैं मेरे एचयूएफ को पार्टनर बना लो। आंसर चाहिए। एचयूएफ पार्टनर बन सकता है या इंडिविजुअल एलएलपी? और तीसरा, क्या उनमें कहीं एचयूएफ का नाम आया था? तो एचयूएफ पार्टनर बन सकता है या नहीं? इस पार्ट का जवाब देने के लिए क्या सेक्शन 5 भी लिखना पड़ेगा कि नहीं बन सकता? साहब काटा मार देते हैं इसको। बोलो बच्चे, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया? अब अगला पार्ट देखो, काटा। व्हाट वुड बी योर आंसर इंस्टेड ऑफ दिलीप? अगर दिलीप को छोड़ दे, इंस्टेड ऑफ दिलीप एक चैरिटेबल ट्रस्ट आया है और वो बनना चाहता है पार्टनर। अब की बार पार्टनर बनना कौन आया? मतलब समझना, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया कोई गुरुद्वारा मंदिर, ये होते चैरिटेबल ट्रस्ट। ये कह रहे हमें एलएलपी का पार्टनर बना लो। 3 ही बन सकते हैं। इंडिविजुअल। क्या ट्रस्ट अलाउड या नॉट अलाउड? ये लो जी, ये 2 पार्ट आपको अभी सॉल्व करनी है। मतलब अभी नहीं, कहने का मतलब इस क्वेश्चन पे बेस 2 आपने कंसेप्ट पढ़े। मेरा डाउट, बच्चे लॉ मेकर ने सेक्शन कौन सा लगाना है बेटा बताओ? 5 लगा के आंसर लिखना है। मेरा डाउट, लो जी, हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 1, ये मॉड्यूल का, वो जो दिखाया सितंबर 25 का क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। जरा देखना, मिस्टर अंकित शर्मा वांट टू फॉर्म आ टेकिंग हिम हिज वाइफ मिस अर्चिका शर्मा। अंकित अपनी बीवी अर्चिका के साथ ऑन 1 HUF एज पार्टनर फॉर दैट। अंकित, अर्चिका और एक HUF तीनों को जोड़ के एलएलपी बनाना चाहते हैं। HUF अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ एक सेक्शन दिखाया। सेक्शन 5 क्यों दिखाया? सेक्शन 5 तो फाउंडेशन में भी पढ़ा था। सच बताना, फाउंडेशन में इतना डेप्थ में गया था मैं सेक्शन 5 के? ये एफडीआई वाली बातें हुई थी सेक्शन 5 में। मेरा डाउट, जो सोच रहे हो सर एलएलपी तो वही है ना फाउंडेशन वाला, मैंने पहली क्लास में डिफरेंस दिखा दिया। क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, लो जी, आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया सेक्शन नंबर 5 पे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो एक समझदारी की बात करता हूं, एक बात बड़ी जेन्युइनली सुनना। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, फाउंडेशन में कैसे पढ़ते थे? जो अप्रोच फाउंडेशन में थी वही इंटर में रखना। अगर तुम में से कोई घर पे क्वेश्चन लिख लिख के करता था तो वो अप्रोच अभी भी वही फॉलो करे। जो कहता सर देखो मेरी बुक वही है, जैसे फाउंडेशन का अप्रोच था वही इंटर का है, टीचर वही है, बुक वही है, स्टूडेंट भी वही है। तो जो अप्रोच तुमने किस में रखी? फाउंडेशन में, वही इंटर में रखना। सर हम एक हर क्वेश्चन लिख लिख के करें? अगर तुम फाउंडेशन में करते थे तो करो, नहीं करते थे तो मत करो। एक आंसर आता है, सर मैंने फाउंडेशन में हर आंसर लिख लिख के नहीं करा, क्या इंटर में करूं? मैं से अगर कोई पूछेगा तो मैं मना करता हूं। फाउंडेशन में क्या होता है, हमें आंसर ड्राफ्ट करना नहीं आता। इंटर में आंसर की फ्रेमिंग आ जाती है, तो मैं नहीं बोलता कि इंटर में लिखो, बट किसी को हैबिट है वो लिखे। एक और बात, सर अभी तो एग्जाम रिजल्ट भी नहीं आया, अटेम्प्ट तो जनवरी 27 में जाके आएगा, तो लॉ को साथ साथ लर्न करें या लॉ को एंड में ही लर्न करें? अब आप इसका आंसर भी मुझे वैसे ही देना जैसे तुमने फाउंडेशन में किया था, तुमने साथ साथ किया था। याद है ना, एक सोगा लास्ट में हुआ था, कितना परेशान हो गए थे तुम उसमें? एक सोगा में कितना परेशान, बट नहीं तो पार्टनरशिप कंपनी तो तुम्हें रट गया था, पार्टनरशिप कंपनी तो तुम्हें रट गया था, है ना? तो साथ साथ करना है कि नहीं है बेटा? अब जरा बोर्ड पे देखिए। चलिए, हम लोगों ने आपके साथ अभी कंप्लीट कर दिया सेक्शन नंबर कौन सा क्लास? सेक्शन नंबर 5, अलर्ट। सेक्शन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं है? छोटा सा सेक्शन कर ले 6, नहीं करेंगे। और बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है?
चलिए आज के लिए स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे, कल आगे बात करेंगे। बाय बेटा।